हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए गन शॉट के साथ में। फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का अगर पेपर देने जा रहे हो तो ये अकेला गन शॉट, जो आज वाला गन शॉट है, ये आपको 40 से 50 नंबर दिला सकता है। कैसे दिलाएगा तो समझो भैया। जो अपनी फिजिक्स है वो दो पार्ट में है। पार्ट ए जो है भैया, जो पार्ट ए है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। और जो पार्ट बी है ये है न्यूटोनियन फिजिक्स। इसमें 5, 6, 7, 8 4 यूनिट्स हैं भैया, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 गन शॉट डाल चुके हैं, यानी आज वाली ये वीडियो पढ़ते ही आपका पूरा पार्ट बी समाप्त हो जाएगा। सर फिर पार्ट ए कैसे तैयार करेंगे? तो पार्ट ए में कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता है भैया। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या है, ठीक है, टेंसर क्या है, ठीक है, डायरॉक डेल्टा फंक्शन क्या है, कर्ल क्या है, ग्रेड क्या है, ये सब हम पूरी एक वीडियो बना के कल पब्लिक कर देंगे या आज शाम को ही पब्लिक कर देंगे, क्योंकि ये वीडियोस इकट्ठा करने में, बनाने में समय लगता है। तो कल तक ये आपकी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। 5 गन शॉट आप देखना और फिर सबको मिला के पूरा वन शॉट बना देंगे और आप आराम से देखाओगे। खैर, आज वाला जो ये गन शॉट है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6। ये यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो। सबसे पहले तो इस चैप्टर में मेरे भाई एंगुलर मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसकी सहायता से एक प्रूवमेंट है, वो आप देखोगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा इनर्शिया निकालना, ठीक है। इनर्शिया ये लॉन्ग में आ जाता है, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 101% बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन 25 नंबर लॉन्ग में आता है। इसके अलावा बीम से रिलेटेड एक डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा वन शॉट देखने के बाद आपकी जो पार्ट बी है फिजिक्स वो लगभग खत्म हो जाएगी। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को समझाते हैं भैया। एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। जे से लिखते हैं, ध्यान से समझते रहना, बहुत आराम से बताएंगे। सुनो, एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग कहते हैं, जे से लिखते हैं। कहां से शुरू करोगे समझाते हैं। जैसे हम हैं मेरे भाई, ठीक है, हम पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं, धरती के ऊपर बोझ हैं। हमारा द्रव्यमान कुछ होगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, पौवा भर कुछ ना कुछ होएगा मेरे भाई। तो उसे लिखेंगे एम से। काहे से लिखेंगे? एम से। एम माने मास, एम माने मास, मास माने द्रव्यमान। अब हम क्या है, पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं, चलने लगे मेरे भाई। अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया। जब हमने चलना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर वेलोसिटी यानी बेग आ गया। बेग आ गया तो संग में मेरे भाई बेग भी लिख दिया। तो जब कभी द्रव्यमान के साथ में बेग आ जाता है उसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का मतलब समवेग। समवेग का मतलब द्रव्यमान के साथ बेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, ये लीनियर मोमेंटम कहलाएगा, रेखीय संवेग कहलाता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान के साथ में वेग आ गया, रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। लेकिन अगर हम ऐसी कोई गति करने लगे जहां पे कोण बने, जैसे हम लोग ऐसे करके घूमने लगे मेरे भाई, ये देखो ऐसे करके घूमने लगे, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये कोण कितना बना? थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसे करके अगर वृत्तीय पथ पे घूम, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, इस तरीके से अगर कोई मोशन कर रहा हो, कोई गति कर रहा हो जहां पे कोण भी बन रहा है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? r त्रिज्या है। तो गुणे में क्या आ गया भैया? r आ गया। तब इसे हम लोग कह देंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर का मतलब कोणीय गति हम लोग कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब होता है मेरे भाई संवेग। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? संवेग। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर का मतलब कोणीय, मोमेंटम माने संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान के साथ वेग, और कोणीय है तो गुणे में आर आ गया, यानी एमबीआर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के सापेक्ष मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है आघूर्ण। ध्यान से मेरी बात समझो, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है बल आघूर्ण। ध्यान से समझना, अभी आपको दिखाएंगे नीचे और रिलेशन भी करके दिखाएंगे। बल आघूर्ण बराबर होता है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं। हम तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लोग कहते हैं सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। फिलहाल हम कोशिश करते हैं दोनों में बताने की। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे में दूरी होता है भैया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल का आघूर्ण निकाल रहे हैं तो बल की गुणा किससे कर रहे हैं? दूरी से गुणा कर रहे हैं। सर जी बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? जो किसी चीज को घुमा दे। पृथ्वी घूम रही है तो टॉर्क काम कर रहा है भैया। शक्तिमान घूमता था तो टॉर्क काम करता था। पंखा चला दो टॉर्क काम करेगा। कोई भी चीज घूमेगी टॉर्क काम करेगा। जब घूमेगी तो उसका अगर आघूर्ण बल लग रहा है ना उस पर, तो अगर आघूर्ण निकालना है तो दूरी से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से
अभी हमने क्या कहा, ये द्रव्यमान है, संग में कौन आ गया, वेग आ गया, m इंटू वी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, संवेग हो गया। और अगर संवेग का आघूर्ण निकालना है, मोमेंट निकालना है मेरे भाई, तो उसे r से गुणा कर देंगे। तो जब कभी लीनियर मोमेंटम का आघूर्ण निकाला जाता है तो mvr को हम लोग क्या कह देते हैं, एंगुलर मोमेंटम यानी j कह देते हैं। यही लिखा हुआ है, किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम यानी देखिए संवेग के किसी पॉइंट के सापेक्ष मोमेंट को, मोमेंट मतलब आघूर्ण को, उसका एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसे जे वेक्टर से लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जे वेक्टर से लिखते हैं भाई, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, जे बराबर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी क्या सर जी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, संवेग है, और उसकी गुणा हमने किससे कर दी, आर से, तो इसका मोमेंट बन गया और ये क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसे आर क्रॉस एम इंटू वी भी हम लोग लिख सकते हैं भैया, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, इसका इस्तेमाल हम लोग डेरिवेशन में करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, असलियत में 23-24 मिनट की वीडियो बनने के बाद जब ये गलत खराब हो गई, मतलब कुल मिला के लास्ट में बड़ा दुख हुआ, लेकिन हमने कहा चलो दोबारा से एनर्जी लाते हैं और बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद टॉर्क को समझ लो, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग डेरिवेशन में करने वाले। आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी हमें कभी होती ही नहीं है। सुनो, टॉर्क का मतलब पढ़ाई के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना भाई। टॉर्क क्या होता है जरा समझो। टॉर्क का मतलब अभी बताया, बलागुण। बलागुण जो किसी को उसकी एक्सिस के चारों तरफ घुमा दे। शक्तिमान घूमने शुरू कर दिया मेरे भाई, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। कुछ भी ऐसा जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, उस पे एक बल काम कर रहा है, जिस पे उस बल को ही सरल भाषा में टॉर्क कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्या लिखा, किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स, किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के किसी पॉइंट के सापेक्ष मूवमेंट को, बल आघूर्ण मतलब बल, और गुणे में क्या करोगे भैया, दूरी से गुणा करनी पड़ेगी ना। तो मोमेंट निकालने, मोमेंट मतलब क्या है, आघूर्ण। आघूर्ण निकालने का तरीका है दूरी से गुणा कर दो। तो बल आघूर्ण को मेरे भाई काहे से लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। टाउ वेक्टर बराबर क्या लिख दिया हमने, आर क्रॉस एफ लिख दिया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, एफ माने फोर्स यानी बल, बल्कि किससे गुणा करी है, दूरी से गुणा करी है। क्या बन गया है, बल का आघूर्ण यानी टॉर्क बन गया है भाई, ठीक है। तो दो फार्मूले हमने यहां पे दिखाए, एक जे बराबर mvr होता है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, दूसरा टाउ बराबर आर इंटू एफ होता है जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं भाई, ठीक है। अब पेपर में ये तो मेरे भाई आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, पेपर में ये डेरिवेशन आएगा कि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ध्यान से समझो कि भैया एक कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, आपको उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाना है। समझाते हैं, मान लिया ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी कुछ दिख रहा है, ये क्लास एक सिस्टम है, ये पूरी कोचिंग एक सिस्टम है, ये बिल्डिंग एक सिस्टम है भाई, ठीक है। ये बोर्ड एक सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों का शरीर एक सिस्टम है, ये पेन एक सिस्टम है, ये लाइट एक सिस्टम है, ये माइक एक सिस्टम है, ये लैपटॉप एक सिस्टम है। सब कुछ अपने आप में एक सिस्टम है मेरे भाई। ये पसीना टपक रहा है, ये बूंद भी अपने आप में एक सिस्टम है। सिस्टम के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। तो एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम पार्टिकल जिसमें n पार्टिकल, मान लिया यही है भाई, ठीक है, इसमें n पार्टिकल हैं, लेकिन अब हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जैसे हम कहें कि मेला लगा हुआ है, कहां लगा है मेला, तो भैया खिरनी बाग में लगा हुआ। खिरनी बाग कहना पड़ गया ना, या ओसीएफ मैदान में लगा तो ओसीएफ कहना पड़ गया ना। इसका मतलब बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, बता चुके हैं आपको, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग मानते हैं भाई बेसिक वाला एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हमने क्या मान लिया भैया, यहां पे मूल बिंदु ओ लिख लेना, इस तरीके से एक्स एक्सिस मान ली भाई इधर की तरफ, यहां पे क्या मान लिया सर जी, वाई मान ली, यहां पे क्या मान लिया, जेड मान लिया भैया, ठीक है। अब मान ले रहा है एन पार्टिकल्स हैं। अब एन पार्टिकल तो बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। लेकिन हर पार्टिकल का भैया एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं। इसे अगर रोकने की कोशिश करें, यहां से नहीं रुकेगा, यहां पे रोके, कुल मिला के बीचों बीच में रखोगे मेरे भाई, रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बीचों बीच में इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब यह है जहां पर उसका मास केंद्रित हो जाए, द्रव्यमान केंद्रित हो जाए, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं भाई, ठीक। तो ध्यान से समझो, मान ले रहा है जो एंगुलर मोमेंटम जिसका हम सिस्टम का निकाल रहे हैं n पार्टिकल्स के लिए, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। ध्यान से समझते रहना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ी सी कटिंग भी है यहां पर, लेकिन हम समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास को काहे से लिख दिया, cm से लिख दिया। अब सेंटर ऑफ मास तक की दूरी हमें देखनी पड़ेगी, तो यहां ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी मान ली हमने, rcm मान ली। rcm का मतलब सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सापेक्ष निकालना है भाई, ठीक है। क्या लिखा हो, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ
सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमें निकाल। एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा क्या है यार? एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा देखो आप, क्या परिभाषा है बताओ? किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के सापेक्ष। तो हमें एक पॉइंट, हम एक और मान ले रहे हैं भैया, बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना इसके अंदर, M1, M2, M3 या N1, N2 या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो एक तो हमने यहां पे मान लिया जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, Cm है, सेंटर ऑफ मास मान लिया। दूसरा हमने मान लिया पार्टिकल जिसका द्रव्यमान है Mk। कितना द्रव्यमान है भैया? Mk द्रव्यमान है, ठीक। जैसे मान लिया पहला पार्टिकल है उसका द्रव्यमान M1 मान लिया, दूसरे का M2 मान लिया, तीसरे का M3 मान लिया। वैसे अगर N पार्टिकल की बात करें तो इसे आप Mn मान सकते हो, Mk मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, क्योंकि आखिरी में सब जोड़ गांठ के हम लोग अलग कर देंगे। तो यहां मेरे भाई जहां पे सेंटर ऑफ मास है यहां तक की दूरी कितनी मान ली हमने? RCM मान ली सर जी, ठीक है। जहां पर Mk वाला पार्टिकल है उसकी दूरी हमने कितनी मान ली? Rk मान ली। अरे भैया Cm है तो Cm दूरी मान ली, K है तो K दूरी मान ली। अब Cm तक की दूरी इस K वाले से कितनी है भैया? तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने RCK मान ली। क्या मान ली? RCK मान ली। अबे C तक की दूरी K से तो RCK मान ली। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नियम सुनो भैया, त्रिभुज का नियम होता है वेक्टरों को जोड़ने के लिए, बता चुके हैं कि मान लिया एक वेक्टर है A वेक्टर, ये खींच दिया, इसके हेड से खींचा B वेक्टर, ये खींच दिया। जब दोनों को मिलाओगे तो ये परिणामी वेक्टर R के बराबर हो जाएगा, यानी R का मान A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मेरे भाई बराबर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं। यानी कुल मिला के बात यह है, तीन वेक्टरों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के नियम का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब? अगर हम कह दें कि एक वेक्टर ये वाला है सर जी, ये वाला, दूसरा हम कह दें इसके हेड से ये खींचा हुआ है, कोई दिक्कत? तो भैया अगर इसे और इसे जोड़ेंगे तो इस वाले वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्या है? RCM है, ये क्या है? RCK है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? RK के। तो हमने क्या किया? फ्रॉम फिगर लिखेंगे भैया। लो, माना n पार्टिकल्स के सिस्टम का किसी कांस्टेंट पॉइंट, जो हमने k वाला मान रखा है, के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे समझो। फ्रॉम फिगर कैसे शुरू किया बताओ? आसान है, डेरिवेशन जबान पे होना चाहिए कि भैया RCK और RCM दोनों को जोड़ा तो वो RK के बराबर आ गया। अभी तो बताया भैया एक वेक्टर ये क्या है बताओ? RCM है, एक और वेक्टर ये क्या है बताओ? RCK है। दोनों को जोड़ेंगे तो जो परिणामी आएगा वो किसके बराबर है? RK के बराबर है। तो RK का मान रणबीर कपूर नहीं है, ये दूरी है। RK का मान RCM प्लस RCK के बराबर हो गया भैया। अगर हम लोग क्या करें, अब ये दूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मैथ वाले सारे बच्चे हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें समय के रिस्पेक्ट में, d/dt d/dt d/dt, तो दूरी बटे समय क्या बन जाएगी? चाल बन जाएगी। तो इसे चाल की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? RK को BK लिख लो। सर जी BK तो मेरे दोस्त का नाम है, बिल्कुल। BCK को BCK लिख लो, RCK को BCK हो गया, RCM BCM हो गया। यानी दूरी का अगर डिफरेंशिएशन करोगे समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ, तो भैया वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। RCK लिख लिया, BCK लिख लिया, काम बन गया मेरे भाई। कैसे बनेगा? पॉइंट O के सापेक्ष n पार्टिकल्स के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। अब ऊपर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको क्या बताया हमने भैया? फार्मूला बताया कि J बराबर R क्रॉस P होता है। देखो भैया J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है R क्रॉस P। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने यहां पे लिख दिया RK और P के, लेकिन n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो K का मान कहां से लेंगे? 1 से लेंगे, n तक लेंगे। सर जी ये क्या है? चील बिलंगुआ क्या है? भैया इस चील बिलंगुआ को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का क्या मतलब होता है? अगर ऐसे लिखा हो R1 P1 प्लस R2 P2 प्लस R3 P3, तो ये सिग्मा प्रोडक्ट एडिशन सिंबल होता है। एडिशन का मतलब जोड़। जब ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके चल रहा हो तो सबको जोड़ के लिख देते हैं भाई। और सबको जोड़ के लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा लगा देते। तो इस सिग्मा का मतलब है कि K का मान 1 से n है, K का मान यहां 1 रखोगे तो R1 P1, K का मान प्लस का, इसका मतलब क्या है? प्लस R2 P2 प्लस R3 P3, n तक चलता चला जाएगा क्योंकि n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने फार्मूला ऊपर जो लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम J बराबर R क्रॉस P होता है, वही लिख लिया। n पार्टिकल्स की बात करें तो सबको जोड़ के सिग्मा लगा दिया और बता दिया कि हम 1 से लेकर n तक की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया भैया? P को क्या लिख सकते हैं? सबको पता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो P बराबर mk इंटू VK लिख दिया हमने। m क्या है? कांस्टेंट है, बाहर उठा लाए। m कांस्टेंट का मतलब क्या है?
m अदिश राशि है, उसे वेक्टर फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई m को बाहर ले आए, जरा देखते रहना, सिग्मा लिखा है, लिखा रहने दो, m के बाहर लिख लिया, वेक्टर वेक्टर एक भाईचारे वाले पड़ोस में लिख लिए, आर के लिख दिया, क्रॉस में वी के लिख दिया, आर के क्रॉस वी के हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, हमने लिखा है 1 और 2 और 4 से। 1 और 2 का क्या मान, अभी देखो जहां से डेरिवेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने आर के निकाला, उसका डिफरेंशिएशन किया, बी के निकाला, यही तो दोनों समीकरण है मेरे भाई। यहां देखो यार, आराम से चलो, डरो मत, ये देखो आर के का मान है, बी के का मान है, और ये जो समीकरण 4 तक हम पहुंच गए हैं हल करते करते, और हल कोई बहुत काबिलपंती नहीं करी, केवल फार्मूला लगाया, पी बराबर एम इंटू वी रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भैया आर के भी आ गया है, वी के भी आ गया, तो जो ऊपर समीकरण में आर के वी के है उसका मान हम लोग यहां पर रख देंगे। चलो सर जी रखते हैं, कैसे रखेंगे भैया, मान रखेंगे, जे आ गया, एम के चल रहा है, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर मान रखेंगे। आर के का मान क्या था, आर सी के प्लस आर सी एम था, वी के का मान क्या हो जाएगा, बी सी के प्लस बी सी एम था, सीधी सी बात है। अब ये दो ब्रैकेट है तो दोनों की गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, एम के बाहर है तो सबके साथ जाएगा। जरा देखना भैया, एम के पहले आर, इसकी गुणा इससे होगी, क्या आएगा, आर सी के बी सी के, ये देखो आ गया, फिर इसकी गुणा इससे होगी, आर सी के वी सी एम, देखो आर सी के वी सी एम, एम के तो सबके संग में चलेगा ही चलेगा, ठीक। फिर अब आर सी एम की गुणा इनसे होगी, आरसीएम बीसी के, देखो ये आ गया, इनकी गुणा इससे होगी, आरसीएम बीसी के, देखो ये आ गया। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोगों ने ब्रैकेट खोल लिया तो इसमें कुछ टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं, तो हमने लिखने का तरीका ठीक कर लिया, एम के आर सी के वी सी के ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहां पे भैया सिग्मा एम के और आर को इधर समेट के लिख लिया, गुणे में बी सी एम चल रहा था, चलने दिया, यानी कुल मिला के आर सी के को हमने एम के साथ में लिख दिया, प्लस यहां देखो भैया क्या चल रहा था, आर सी एम को बाहर लिख दिया, क्रॉस में एम के और वी सी के को एक साथ में लिख लिया। ऐसे यहां पर एम के चल रहा था, एम के का मतलब क्या है, सिग्मा एम के का मतलब, एम मतलब द्रव्यमान और सिग्मा मतलब सबका जोड़, सबका जोड़ कैपिटल एम के बराबर है, कैपिटल एम लिख दिया, आर सी एम आ गया, वी सी एम आ गया, हो गया काम, समीकरण 6 बना दिया, लिख दिया। सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष एन पार्टिकल्स के सिस्टम का, पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है, यानी सेंटर ऑफ मास के लिए लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास मतलब सीएम वाला, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। कौन सा द्रव्यमान गुणे वेग है, एम के इंटू वी सी के, किसी भी पॉइंट का, कौन सा पॉइंट ले रहा है, के वाले पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जो दूरी है वो सी के हमने मान रखी थी, तो ये मेरे भाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये जीरो हो जाएगा, तो एम के बी सी के जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष सभी मासेस का मोमेंट भी जीरो होता है, किसी भी मास के लिए आप मोमेंट मतलब संवेग निकालोगे, आघूर्ण निकालोगे तो वो भी जीरो होगा। अब भैया सभी मासेस का मतलब एम, हमने आपको बताया जिसका मोमेंट यानी आघूर्ण निकालना होगा उसकी आर से गुणा कर देंगे, दूरी से गुणा कर देंगे, इसका मतलब एम के आर सी के भी जीरो होगा। ऐसे समझ सकते हो यार, जब एम के आर सी के जीरो है, एम के बी सी के भी जीरो होगा। अरे भैया इसका डिफरेंशिएशन करके ही तो इसे बनाया था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष किसी पॉइंट के लिए आघूर्ण का मान जीरो होता है भैया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 6 पे पहुंच गए, एम के ये रखा, आर सी के बी सी के बचा, यहां पे आपको दिखाई देता है, वरना आप कहोगे लपेट दिया, लपेटा नहीं। यहां देखो भैया, ये देखो कौन कौन सा जीरो होगा बताओ, एम के बी के और एम के आर सी के जीरो होगा। कहां है, देखो एम के बी सी के ये जीरो हो जाएगा, एम के आर सी के ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, पहला टर्म बचेगा, आखिरी टर्म बचेगा। पहला टर्म है एम के आर सी के इंटू वी सी के, एम आर सी एम प्लस का वी सी एम भैया, ठीक है। तो ये देखो एम के आर सी के वी सी के बचा, आर सी एम एम बी सी एम, दो ही टर्म केवल बचे, बाकी टर्म क्या हो गए भाई, जीरो हो गए, ठीक है। हमने यहां पे लिख दिया कि भैया एम के आर सी के वी सी के को हम लोग लिख सकते हैं जे सी एम। जे बराबर क्या होता है, एम बी आर होता है, और हम किसी पॉइंट का निकालना है सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, तो किसी पॉइंट के से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी कितनी थी, सी के थी, तो सी के का मतलब क्या है, सी के का मतलब भैया सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष ये एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम जे सी एम का मान हमने निकाल दिया भाई। तो इस तरीके से यहां पे जे चल रहा था, जे चलता रहा, एम के वी सी के आर सी के क्या बन गया, जेसीएम बन गया, प्लस का मेरे भाई आरसीएम था, आरसीएम आ गया, एम इंटू वीसीएम को हमने कैपिटल पी बना दिया। इस तरीके से डेरिवेशन हो गया, जे बराबर जेसीएम प्लस आर क्रॉस पी। काइनेटिक एनर्जी फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, यानी एक कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है जो रोटेट कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोगों
लोगों को प्रूव करना है। बहुत ही आसान है मेरे भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन हम लोगों ने पढ़ रखा था 11th क्लास में ही। कैसे हुआ करता था मेरे भाई, कोई एक एक्सिस है मेरे भाई, एक्सिस मेरे भाई मान लिया ये एक्सिस है, एक्सिस के चारों तरफ कोई पिंड है भैया जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है देसी भाषा में भैया, ठीक है। अब ये कोई एक बॉडी है, कोई एक पिंड है जो कई कणों से मिलकर बनी होगी, कई पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी, घूर्णन गति कर रही है। तो मान ले रहे मेरे भाई इसका जो कोणीय वेग है, जो रोटेशनल वेलोसिटी है, वो कितनी है भैया, ओमेगा है। ओमेगा को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कहते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद ये कई पार्टिकल से मिलकर बना है मान लिया, ठीक। पहला पार्टिकल मान ले रहा M1 है, M2 है, M3 है, ऐसे M4 भी हो सकता है, M5 भी हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है भाई, ठीक है। मान ले रहा है मेरे भाई इसकी दूरी कितनी है, सेंटर जो भी अपने पास सेंटर ऑफ एक्सिस होगा उससे दूरी कितनी है, पहले पार्टिकल की R1 है, इससे कितनी है R2 है, इससे कितनी है R3 है। इस तरीके से ये सिस्टम कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यही हमने लिख दिया भाई कि माना कोई बॉडी एक समान एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा से एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर मोशन में, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है के चारों तरफ मेरे भाई ये मोशन में है। यदि बॉडी में एक पार्टिकल का मास m1 हो और उसकी दूरी कितनी हो तथा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी हो, r1 हो भैया, तो दुनिया जानती है गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। और भैया 11th क्लास में पढ़ा है b बराबर r ओमेगा, b बराबर r ओमेगा। v होता था रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता था कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है b बराबर r ओमेगा भैया, ठीक है। यहां रख देंगे तो k बराबर आएगा हाफ, m आएगा, b बराबर क्या आएगा r ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं भैया, एक्सिस तो एक ही है, कोणीय वेग तो ओमेगा ही रहेगा, लेकिन पार्टिकल अलग अलग हैं भाई। तो k बराबर पहले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सर जी ओमेगा 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है जो कि क्या है, ओमेगा है। बाकी पार्टिकल अलग अलग हैं, दूरियां अलग अलग हैं, तो m की जगह m1 कर दिया, r की जगह r1 कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। ये तो पहले पार्टिकल की बात है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा इसी प्रकार यदि अन्य पार्टिकल्स के मासेस m2 हो, m3 हो, बहुत सारे हो मेरे भाई, ठीक है, बा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो तो दूरियां हैं वो कितनी है, r2 हो, r3 हो, और भी बहुत सारी हो, तो इनकी वेलोसिटीज मेरे भाई क्या होंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी बताओ, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सारी हो जाएंगी। इसलिए भैया सबको जोड़ेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। आओ भैया सबको जोड़ देते हैं, लो हमने सबको जोड़ दिया, क्या आएगा, k बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताओ, पहले के लिए क्या है, k बराबर ऐसे करके तो टोटल निकालेंगे k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डैश डैश डैश, इसका फार्मूला क्या, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, ऐसे ही तो चलेगा ना मेरे भाई। हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है तो हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस का m2 r2 स्क्वायर प्लस का m3 r3 स्क्वायर प्लस का डैश डैश डैश, ऐसे ही तो चलेगा मेरे भाई। 1 2 3 4 जब ऐसे करके प्लस में चल रहा हो तो भैया भले ही तुम फर्स्ट सेमेस्टर में, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब ऐसे करके 1 2 3 4 जोड़ा जाता है तो इनका एडिशन सिंबल लिख देते हैं सिग्मा। जरा देखो भैया, हाफ ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही 1 2 3 4 हटा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, m1 की जगह m, r1 की जगह r स्क्वायर रख दिया। इस सिग्मा का क्या मतलब है, इस सिग्मा का मतलब है कि जब ये सिग्मा हटेगा तो भैया 1, ऐसे फिर 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे ही 4, और इस तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी। तो जब भी कभी 1 2 चल रहा होता है, 1 2 को प्लस में से हटा देते हैं और एडिशन सिंबल सिग्मा को लगा देते हैं मेरे भाई, ठीक है।
सिग्मा एम आर स्क्वायर है। सिग्मा एम आर स्क्वायर किसका मान होता है? आई का। आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो एम आर स्क्वायर की जगह पे आई रख दिया। जड़त्वाघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इस तरीके से प्रूवमेंट आ गया के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या समझ में आया? सुनो बिल्कुल कतई मेरे भाई, बंडल डेरिवेशन है। बताओ के बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। के ऐसे लिख दिया, हाफ लिख दिया, एम लिख दिया। बी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पहले के लिए 1 ऐसे ही दूसरे के लिए क्या आएगा? 2 ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे, हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर। क्या बचेगा? m2 r2 स्क्वायर। प्लस में क्या चलेगा? डैश डैश डैश। 1 2 को हटा दोगे, क्या लगा दोगे भैया? सिग्मा। क्या आ जाएगा? सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसका मान क्या है? आई के बराबर है। तो इस तरीके से मेरे भाई के बराबर आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। दिमाग में रखो, ये सारे क्वेश्चन पीछे पेपरों में आए हुए हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है भाई, ठीक है? समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भैया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग 11th क्लास में पढ़ा करते थे। आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, यानी किसी का द्रव्यमान निकाल लो। मान लिया यहां पर कोई पिंड ऐसे करके गति कर रहा है भैया, ठीक है? तो उसका क्या करो? द्रव्यमान निकाल लो, और जो उसकी दूरी है घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, जिस दूरी पे वो घूम रहा है, वो निकाल लो, स्क्वायर की गुणा कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता था। इसे हम लोग आई कहा करते थे भैया, ठीक है? इनर्शिया मतलब आई से लिख लिया हमने, ठीक है? लेकिन ये कह रहा सर्कुलर डिस्क के लिए निकालो भैया। तो डिस्क के लिए अलग अलग हुआ करते थे हम लोग भैया, पढ़ते थे कि ठोस गोले के लिए कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है? उसके बाद खोखले गोले के लिए कितना होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से मेरे भाई डिस्क के लिए पूछा गया है, तो हमने यहां पर डिटेल में आपको बता दिया है। समझिए, सुनो, किसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी उस एक्सिस पर डिपेंड करता है जिसके लिए इसे कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब है? मान लिया मेरे भाई कोई डिस्क है, अब हम डिपेंड कर रहा है कि भैया ये डिस्क कैसी है? प्लेन पे होगी। तो प्लेन पे होगी तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, और अगर इन दोनों अक्ष की बाहर की तरफ देखें तो यहां पे जेड अक्ष होगा। तो अगर आप जेड अक्ष के लिए निकालोगे, जेड एक्सिस के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। एक्स या वाई के लिए निकालोगे तो दोनों एक ही बात है, प्लेन के ऊपर ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो हमने क्या लिख दिया भैया? हमने लिखा फॉर एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। इसका मतलब क्या है कि भैया ये देखो, अगर ये अपनी डिस्क है तो डिस्क में मान लिया ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर हम इसके परपेंडिकुलर बात करें, इस तरीके से बाहर की तरफ निकालें, तो जेड एक्सिस के अलोंग मेरे भाई, ये देखो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, जेड एक्सिस के अलोंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। ये पेपर में 3 नंबर में आया है, तो बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कतई कायदे से याद कर लो। क्या याद करोगे? फॉर एन एक्सिस, यानी उस अक्ष के लिए, थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से होकर जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, और जो प्लेन है इसका, ये डिस्क है, सरल भाषा में ये डिस्क किसके ऊपर बनी हुई? इस प्लेन के ऊपर बनी हुई है। तो भैया ये एक्स है, ये वाई है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लंबवत, तो जो लंबवत है मेरे भाई जेड एक्सिस, यानी सरल भाषा में, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? 1/2 एम आर स्क्वायर होगा भाई, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कहते नहीं हमें प्लेन लेन के लिए नहीं निकालनी, नीचे लिख भी दिया हमने, एम क्या है? एम इज द मास ऑफ डिस्क। जो डिस्क हम ले रहे हैं उसका द्रव्यमान है। आर क्या है? रेडियस ऑफ डिस्क, आर उसके लिए रेडियस है भाई, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग देखें, हमने लिख दिया भाई फॉर एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड लाइंग इन द प्लेन, यानी इस बार परपेंडिकुलर हम नहीं ले रहे हैं। ये मान लिया डिस्क है, और ये मेरे भाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी प्लेन पे ले रहा है। लाइन का मतलब इस प्लेन पे, एक्स पे ले सकते हो, वाई पे ले सकते हो, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया एक्स और वाई एक्सिस। इसके लिए कितनी होगी मेरे भाई? आई एक्स लिख लो अगर एक्स के लिए ले रहे हो, आई वाई लिख लो अगर वाई के लिए ले रहे हो, और दोनों के लिए ही मान सेम होगा, कितना? 1/4 एम आर स्क्वायर। तो मेरे भाई जब भी कभी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने को कहेगा, तो आप क्या कहोगे? भैया किसके लिए पूछ रहे हो? जेड एक्सिस के लिए पूछ रहे हो। अब आपको इतना सब नहीं लिखना रहा, फॉर एन एक्सिस थ्रू, हटाओ भैया। अगर हमने बता दिया कि एक कोई डिस्क है जो किस प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत जेड एक्सिस के लिए कितना होगा? 1/2 एम आर स्क्वायर होगा। और उसी प्लेन पे अगर हम ले एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लिए, तो वो कितना होगा? 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। ये भैया 3 नंबर में फंस जाएगा, अगर आ गया तो आप आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये पेपर में आ सकता है, और इसमें बच्चे फंसते हुए भी नजर आते हैं। सुनो मेरे भाई, मान लिया
हमने कहा कि भैया एक वेक्टर है ए वेक्टर, आपको नहीं आता तो सीख लो, जब भी किसी के ऊपर ऐसे करके एरो लगाओ इसका मतलब ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ए वेक्टर है। इसका मान दे रखा है कुछ, क्या दे रखा है 2xz² i माइनस का yz j प्लस का 3xz³ के, इस तरीके से मेरे भाई मान दे रखा है। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ए, आपको कर्ल ए निकालना है और एक पॉइंट दे रखा है 1,1,1। इसका मतलब यह है पहले हम लोग कर्ल ए निकाल लेंगे, कर्ल ए निकालने के बाद x y z की जगह पे x का मान, y का मान, z का मान हम लोग रख देंगे। अगर मान जरूरी नहीं 1,1,1 दे रखा हो, 2,3,4 दे रखा हो, 5,6 जो भी दे रखा हो, तो ये x y z के मान है जो पूरा हल होने के बाद आखिरी में रख देंगे। लो भैया सारे बच्चे मैथ वाले समझो कैसे कर्ल निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का। मान लिया कर्ल ए वेक्टर का निकालना है हमें, तो हम ऐसे करके लिखते हैं डेल ऑपरेटर, सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, ए वेक्टर से, यानी जिसका भी हमें कर्ल निकालना है उसकी डेल ऑपरेटर से गुणा कर देते हैं। अब सबको पता है भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, दोनों का मान रख दे रहा है। बताओ डेल ऑपरेटर का मान क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये भैया डेल ऑपरेटर का मान होता है। ए वेक्टर का मान हमें दे रखा है ऊपर 2xz² i माइनस का yj माइनस का yz प्लस का 3xz की पावर, जो भी दे रखा हो मेरे भाई मान। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है भैया, ऐसे करके दो लाइनें खींचा करते थे, 12th क्लास में मैथ वाले मास्टर ने आपके बताया होगा। कैसे बताया होगा कि भैया जब दो की गुणा हो रही है तो ऊपर क्या लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, जे लिख लेते हैं और के लिख लेते हैं। फिर भैया पहले वाले के आई जे के गुणांक लिख लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल जेड है। इसमें आई का गुणांक क्या है 2xz² है, इसमें क्या है माइनस का yz है, इसमें 3xz की पावर 3 है। तो हमने दोनों के गुणांक लिख दिए मेरे भाई। ठीक है, गुणांक लिखने के बाद गुणा कैसे करते थे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आई लेते हैं भाई। ठीक है, आई ले लिया भैया, उसके बाद आई के सामने ऐसे छुपा देते हैं, देखो ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, देखो आ गया डेल अपॉन डेल वाई 3xz की पावर 3, माइनस का निशान लगाते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, डेल अपॉन डेल जेड है माइनस का yz है। सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए, आपके पास मैथ है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है। पहला वाला टर्म प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, तीसरा फिर प्लस लेते हैं, तो भैया पहला टर्म प्लस हो गया, दूसरा माइनस का जे ले लिया, फिर जे के सामने वाला छुपाएंगे, देखो भैया जे के सामने वाला छुपा दिया तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, क्या आया डेल अपॉन डेल एक्स आया, 3xz की पावर 3 आया, माइनस का निशान लगाया, इसकी इससे तो डेल अपॉन डेल जेड आया, 2xz² आया। सीधी बात, पहला टर्म प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तो तीसरा टर्म फिर से प्लस हो जाएगा। तीसरा टर्म मेरे भाई प्लस हो गया, कौन सा, प्लस का k कैप आ गया, सामने की चीजें छुपा दी मेरे भाई, क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, इसकी गुणा इससे कर दी भैया, डेल अपॉन डेल एक्स आया माइनस का yz आया, माइनस का निशान, डेल अपॉन डेल वाई आया, 2xz² आया, बात खत्म हो गई। इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया। आप सबको पता है भैया डिफरेंशिएशन के बेसिक नियम क्या होते हैं। डेल का मतलब है, डेल का मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी अगर यहां कहीं बाई होता तब ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहां बाई है ही नहीं, ठीक है, यहां पे बाई नहीं है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। ठीक, उसके बाद यहां देखो, यहां पे माइनस का बाई क्या है, नियतांक है, माइनस का बाई नियतांक, क्योंकि जेड चल रहा है ना तो माइनस बाई कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस का बाई बाहर आया, प्लस का बाई हो गया और जेड का कितना हो गया, 1 हो गया भैया। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ क्या बचा हुआ है, जेड का 1 बचा, तो सिर्फ बाई लिख दिया हमने। ठीक, माइनस का निशान लगा है, लगा दिया, जे लगा हुआ है, लगा दिया, यहां पे क्या होगा बताओ भैया, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, डेल अपॉन डेल, यहां पे देखिए क्या 3 है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जेड की पावर 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्यों कांस्टेंट है सर जी, यहां पे तो कांस्टेंट नहीं हुआ क्योंकि यहां बाई था ही नहीं, ये बाई चल रहा है और यहां बाई है ही नहीं, तो सब ये नियतांक 0 हो गया। लेकिन यहां पे तो x चल रहा है ना, तो डेल x अपॉन डेल x का कितना हो गया, 1 हो गया, कांस्टेंट 3z³ बाहर आ गया। ऐसे ही माइनस का निशान लगाया भैया, 2xz² चल रहा है तो 2z² बाहर आ जाएगा, सॉरी डेल अपॉन डेल जेड है ना, तो 2x बाहर आ गया और भैया यहां बचा z² का अवकलन कैसे होता है, 2z हो जाएगा। अरे भैया अवकलन करना नहीं आता है तो क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे आगे ले आते हैं, 3z, एक घटा देते हैं तो 3z² आ गया। ऐसे अगर z की पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, एक कम हो गया तो 1 बचा। इस तरीके से मेरे भाई गुणा भाग होती है। प्लस का k रखा हुआ है, k ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे बाई है, z है, यहाँ x है तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या भैया x है, z है, यहाँ बाई है तो ये भी 0 हो गया। यानी कुल मिला के जहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है उससे रिलेटेड कोई चीज है तो अवकलन होगा, वरना सब नियतांक है तो 0 है, बात खत्म हो गई। ठीक,
क्या बचा अपने पास बताओ? अपने पास बचा हुआ है, क्या बचा? देखो आई वाई बचा हुआ, ठीक। उसके बाद अपने पास क्या बचा हुआ? 3z³ माइनस का 2x 2z j बचा हुआ है, और k तो 0 हो ही गया है। एट 1, 1, 1 का मतलब x का मान, y का मान, z का मान 1 रख दो, तो y का मान 1 रख दिया तो 1 आई आ गया, ठीक है। ऐसे ही j का मान भी 1 है, k का मान भी 1 है, यहाँ 1 रखेंगे भैया तो कितना जाएगा? 3, ये तो 1 ही हो गया, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो कितना हो गया? 3j हो गया, और यहाँ कितना हो गया? ये भी 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। 3 में जाएगा 4, कितना बचेगा? माइनस का 1, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया? आई का प्लस का जे का आंसर आ गया। सरल भाषा में सवाल को मत रटो, आप ये समझो कि कर्ल निकाला कैसे जाता है। कर्ल निकालने के लिए उसकी डेल ऑपरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? इस तरीके से लाइनें खींची, आई जे के लिखा, कांस्टेंट पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और इस तरीके से हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी, बस मन लगा के पढ़िए आप, ठीक है। कंडीशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, समझाते हैं। कंडीशन का मतलब आपको वो स्थिति, वो कंडीशन निकालनी है ऑफ अ बॉडी, यानी एक बॉडी की रोलिंग डाउन, जो लुढ़कते हुए आ रही है नीचे, ऑन एन इंक्लाइंड मतलब होता है आनत तल, यानी झुकी हुई सरफेस, ठीक है। यानी सरल भाषा में एक कोई बॉडी है जो किसी झुके हुए तल पे लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। अगर हम इस तरीके से आपको बताएं, ये है, यहां से इसे रख दे तो ये लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, तब हम लोग इसे कहेंगे कि कंडीशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक भाई। लो भाई, एक हमने झुका हुआ तल बना दिया, ये देखिए सर बिल्कुल आराम से, ठीक। इसके ऊपर हमने क्या किया? एक कोई बॉडी यानी पिंड रख दिया, ठीक। और बॉडी का वेट यानी जो भार होता है वो कितना मानते हैं हम लोग? mg मानते हैं, तो कितना मान लिया हमने? mg मान लिया, ठीक। उसके बाद हम लोग इसे 2 घटकों में, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा? mg cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा? mg sin थीटा, ठीक। 2 घटकों में बांट दिया। जब कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव करके आ रही होगी तो पीछे की तरफ लगेगा घर्षण बल। क्या लगेगा? घर्षण बल। अगर घर्षण बल ना लगे तो बॉडी लुढ़केगी नहीं बल्कि फिसलने लगेगी। आराम से समझिएगा, क्लास थोड़ा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बचपन में जो है घरों के बाहर चौतरे बने होते हैं, नहीं, बच्चे ऊपर अगर बहुत चिकना होता है तो बच्चे आराम से फिसलते हैं, लेकिन अगर चिकना ना हो, मोरन डलवा के खुरदरा करवा देते हैं लोग, तो वो फिसल नहीं पाते, चप्पल अप्पल टूट जाती है, लुढ़कने की नौबत आ जाती है। उसी तरीके से कितना ज्यादा खुरदरा सरफेस है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल, ठीक भाई। तो ऊपर की तरफ घर्षण बल हमेशा विपरीत डायरेक्शन में लगता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल अपने आप क्यों रुक जाती है? क्योंकि सड़क और टायर के बीच फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा, एक कंपोनेंट mg cos थीटा। अब यहां पे एक चीज और समझा देते हैं, समझ लीजिए आपको डेरिवेशन आ गया। ये बॉडी है, इस बॉडी की जो रेडियस है वो r है, यहां पे शायद आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा छोटा है। नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसे कहेंगे n। क्या कहेंगे? n। ये क्या हो गया भैया? आपने पढ़ रखा, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि न्यूटन का नियम क्या होता है। न्यूटन का नियम होता है प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर mg cos थीटा ज्यादा हो जाता है नीचे की तरफ तो ये नीचे घुस जाएगा, और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा? ये ऊपर आ जाएगा, यानी फिसलता हुआ आएगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, n और mg cos थीटा, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होंगे, जो इसे लुढ़का के नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो पहले से आराम से समझाते हैं। अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन यानी झुका हुआ एक तल है, ठीक है, जिस पर एक बॉडी लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आ रही है। इसके अगर भार की बात करें तो भार कितना है? mg है। उसे हमने कितने घटकों में बांट दिया? 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक mg cos थीटा, जो थीटा के पड़ोस, पूरा सब थीटा चलेगा यहाँ पे, और जो दूसरा होता है उसे mg sin थीटा बता दिया। ये आगे की तरफ फिसल के आ रही है तो ऊपर की तरफ घर्षण बल लगेगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे Fs कहेंगे। और mg cos थीटा अगर क्रिया बल है तो इसका प्रतिक्रिया बल लगेगा n, जो दोनों बराबर होंगे आपस में, तभी ये नीचे फिसल के आएगा। तो आप आराम से चित्र बना लेंगे, कोई टेंशन, ठीक। जो हमने बनाया है वही हम लोग लिखेंगे भाई। देखना, माना कोई बॉडी जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ये देखिए कैपिटल R रेडियस, यहाँ छोटी सी शायद आपको दिख रही हो, किसी ऐसी सरफेस पर रोल कर रही है जो थीटा एंगल पर झुकी हुई है। कुछ रटना नहीं है, सरफेस क्या है? थीटा एंगल पर झुकी हुई है। माना इस बॉडी का वेट कितना है? mg है, जिसे हम लोग 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? mg sin थीटा है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? mg cos थीटा है, ठीक भाई। इस बॉडी की मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल लगता है पीछे की तरफ, ये आएगी आगे की तरफ तो फ्रिक्शन घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ। घर्षण बल हमेशा पीछे की तरफ ही लगता है, यानी विपरीत डायरेक्शन में लगता है, ठीक है भाई।
देन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, हर आदमी देखे यहीं पे ये समझने वाला खेल, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है इस डेरिवेशन को कर लेंगे। देखो भाई आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बॉडी जो है नीचे आ रही है इस वाले बल से जिसका नाम है mg sin थीटा, ठीक, और इसे रोकने की कोशिश कर रहा है fs ऊपर की तरफ, ठीक। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ये बॉडी लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। अगर घर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाए, यानी जो ऊपर की तरफ वाला बल ज्यादा हो जाए, तो ये इसे लुढ़कने ही नहीं देगा। इसका मतलब घर्षण बल कम और ये वाला मान ज्यादा है तो ये इसे नीचे लेके आएगा, क्योंकि ये इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? mg sin थीटा ज्यादा होगा तब ही ये लुढ़क के नीचे आएगा। अगर mg sin थीटा कम है और fs ज्यादा है तो fs इसे आने नहीं देगा, क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ रखने का यानी कोशिश कर रहा। जैसे अगर हम आपको समझाए घर्षण बल बहुत है, मान लिया कतई खुरदरी सर पे तो 50 किलो का एक बोरा पड़ा हुआ, एक चिकनी जगह तो अलग बात है, 50 किलो का बोरा खुरदरी सर पे पड़ा हुआ, घर्षण बल इतना होगा हिलाने में दिक्कत होगी। और कहीं चिकना पानी यानी बेहतरीन माल बोरी है वैसी वाली चिकनी है, लात मारोगे पानी में लुढ़कती हुई चली जाएगी। यानी सरल बात, अगर चिकनी सर पर पानी वगैरह पड़ा हुआ, इसका मतलब घर्षण बल अगर बहुत ज्यादा तो वो उसे लुढ़कने ही नहीं देगा। तो mg sin थीटा ज्यादा होगा और fs का मान कम होगा। कितना ज्यादा होगा ये निकालने के लिए हम लोग इस वाले में से इसे घटा देंगे, तभी तो पता। अरे यार हम कह रहे मान लें इसका मान 10 है और इसका मान कितना है 5 है, तो कितना ज्यादा, 10 में से 5 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, कितना इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जो इसे नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ठीक भाई, तो देखिए हमने क्या किया, हमने लिख दिया देन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट mg sin थीटा ज्यादा है, में से घटा दिया fs कम वाले। ठीक भाई, कोई दिक्कत। अब हम लोगों ने पढ़ रखा फोर्स बराबर होता F बराबर m इंटू ए, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सरल भाषा में F की जगह पे हमने m इंटू ए रख दिया, mg sin थीटा इसे रहने दिया, माइनस में Fs फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रख दिया। इक्वेशन नंबर हमने 1 बना ली। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक भाई, ये कहां से बना ली हमने, mg sin थीटा माइनस fs बराबर होगा परिणामी बल के, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी m इंटू ए हमने यहां पर रख दिया। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आपको पढ़ा रखा प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो अभी बताया क्रिया नीचे की तरफ अगर mg cos थीटा तो प्रतिक्रिया क्या है n है, तो इन दोनों के मान आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों के मान बराबर कर दिए, n बराबर आ गया mg cos थीटा। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाई हमने, ये दोनों लग रहे हैं इनकी सहायता से, फिर हमने कैसे बनाई, ये दोनों लग रहे हैं इनकी सहायता से। 2 इक्वेशन हमने बहुत आराम से बना ली। ठीक, अब आपको हमने बता रखा है पिछली वीडियो में टॉर्क क्या होता है, बताइए अगर आपने दिया तो कमेंट करके बताइए। अगर कोई चीज घूम रही है, मान लिया पंखा ऐसे करके घुमा दे, पृथ्वी घूम रही है, कोई भी चीज अगर घूम रही है तो उसे घुमाने के लिए जो बल लगता है, जो फोर्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। तो हमने लिखा किसी रोल करती हुई बॉडी का टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क के बिना घूम ही नहीं सकती। ऐसा बल जो किसी चीज को उसकी एक्सिस के चारों तरफ घुमा देता है वही टॉर्क होता है। तो अब वो घूमते हुए लुढ़कते हुए नीचे आ रही है, लुढ़कते हुए नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टाउ से। ठीक है सर, उल्टा जे जिसे हम लोग कह देते हैं, सीधा बनता है तो वो जे होता है, उल्टा बनता तो टाउ होता है। ठीक, बराबर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी Fs, इनटू में क्या आ गया, R आ गया। ठीक, कैसे उठा ला, क्या करा सर दीजिए आपने, टॉर्क को टाउ से लिख दिया, फोर्स लग रहा है Fl लिख दिया, त्रिज्या कितनी है R है, मतलब रेडियस लिख दिया। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, लो ये भाई बल लग रहा था Fs, ये लग रहा था, और इसकी रेडियस ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है R वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक भाई, और उसके अलावा एक और फार्मूला होता है टाउ बराबर आई अल्फा। इसे क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया, टाउ बराबर आई अल्फा। आई अब एक एक बताते भी चलते हैं, हम आराम से सुनिए। टाउ यहाँ पे है टॉर्क, आई हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई, और ए बराबर आर अल्फा होता है, ए रेखीय त्वरण होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, दोनों में जो रिलेशन होता है। तो हमने टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ ऐसे लिखा, आई ऐसे लिखा, और इस रिलेशन से ए बराबर आर अल्फा वाले रिलेशन से हमने मान निकाल लिया अल्फा का। ठीक है, अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर आएगा ए बटे में आर, क्योंकि अपनी त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख लिया। टाउ आ गया, आई आ गया, अल्फा की जगह पे दोस्त लिख दिया ए बटे में आर। अब ये भी अल्फा का मान है और ये भी अल्फा का मान है,
3 और 4 इक्वेशन को बराबर कर दिया। 3 नंबर में अल्फा का टाउ का मान कितना है, एफ एस इंटू आर रख दिया। इसमें टाउ का मान कितना, आई ए अपान आर रख दिया। और यहां से निकल आया एफ एस की वैल्यू निकाल ली, एफ एस बराबर आया आई ए अपान आर स्क्वायर। कोई टेंशन। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है, एक एक करके समझते हुए चलिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अतः किसी बॉडी के इंक्लाइंड सरफेस पर रोल करने के लिए कम से कम इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो इससे कम पर बॉडी रोल नहीं करेगी बल्कि फिसलने लगेगी। तो बिना फिसले लुढ़कने के साथ हम लोग प्रूव कर रहे हैं, उसके लिए एफ एस की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक भाई, एफ एस निकल आया तो हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। कैसे, जब कोई चीज चलती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जब कभी भी त्वरण उत्पन्न होता है तो वहां पे फोर्स यानी बल अप्लाई, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हमारे अंदर त्वरण है तो द्रव्यमान तो है ही, हम बिना द्रव्यमान के थोड़ी घूम रहे हैं, हमारा कुछ तो भार होगा, कुछ तो वजन होगा, कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो कुल मिला के तब वहां पे फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों होते हैं सर। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया एफ एस का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। इक्वेशन 1 भाई साहब क्या है, लो जे इक्वेशन है अपनी, एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, ले रख दिया एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस। एफ एस का मान रख दिया आई ए अपान आर स्क्वायर, अभी निकाला है। इन सबको एक तरफ ले आए, यहां से हल करके हमने ए कॉमन लिया और ए का मान निकाल लिया। एफ एस क्या था, फोर्स था, और ए क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ए क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, यानी कम से कम इतना एक्सीलरेशन चाहिए होगा बॉडी को लुढ़क के नीचे आने के लिए। तो हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः किसी बॉडी के इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करने के लिए कम से कम इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए, इससे कम पर बॉडी रोल करने के स्थान पर स्लाइड करने लगेगी। ठीक, यानी फिर वो फिसल के आएगी, लुढ़क के नहीं आएगी। ठीक भैया, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा डीप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो वीडियो बड़ी हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मस्त तरीके से समझिए सर। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम यहाँ पे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है सर। पूरी फीलिंग आपको वैसी ही मिलेगी ऑफलाइन वाली, बल्कि हम ऑफलाइन में भी कभी कभी इतना नहीं बताते हैं जितना हम वीडियो में बता देते हैं। तो मन लगा के पढ़ो दोस्त। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कल कर रहे हैं सर आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिया। मेरे भाई कुछ नहीं छोड़ेंगे यार, हमें छोड़ के क्या मिलेगा, सब करा रहे हैं हम। कहीं कोने में तुम्हें नहीं बुलाने वाले कि कोने में आ जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन है अपनी, सब कुछ जब यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो पढ़ो तो यार। वो मेंटेलिटी दिमाग से निकाल दो कि जब कोई पैसे ले रहा होगा तभी वो अच्छा करेगा। हवा भी फ्री मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वैल्यूएबल नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है। मन लगा के पढ़ो तो यार। तो अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि लुढ़कने वाली चीज है क्या। हो सकता है कोई पेन लुढ़का रहा हो सकता है कोई सिलेंडर यानी बेलन लुढ़का रहा हो सकता है कोई बोतल लुढ़का रहा हो सकता है कोई गोला लुढ़का रहा हो। अब हर चीज अलग अलग होगी ना, तो जब अलग अलग होगी हर चीज तो कैसे होगी ना, देखो यहां पर। तो हमने सबसे पहले लिखा, मान लिया इफ द बॉडी इज सॉलिड स्फीयर। स्फीयर मतलब होता है गोला, ठोस गोला। अगर लुढ़कने वाला जो पिंड है वो ठोस गोला है, कंडीशन लगेगी खाली और होगा कुछ नहीं। देखो भाई, तो हमने लिखा ठोस गोले के लिए इनर्शिया आई का मान, पिछली वीडियो में हमने बता रखा, पार्ट 1 आप जरूर देखें, फिलहाल तो यहां पहले इस पूरी वीडियो को देखें। ठोस गोले के लिए आई का मान होता है 2/5 mr स्क्वायर। क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। और जब कोई बॉडी घूमती है तो वहां पे घूमने के लिए उसे रेडियस नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, रोटेशन, उसके लिए उसे लिखते हैं हम लोग के से। तो आई बराबर एम के स्क्वायर भी फार्मूला होता है। ठोस गोले के लिए आई का मान 2/5 mr स्क्वायर और आई का ही मान होता है एम के स्क्वायर। क्या होता है, एम के स्क्वायर। देखिए ये भी आई का मान है और ये भी आई का मान, दोनों बराबर करे 2/5 mr, एम से एम कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान आ गया 2/5। इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। अब ये क्यों रख रहे हैं हम जरा वो भी समझ लो। यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 6 है क्या, इक्वेशन नंबर 6 है ए का मान त्वरण है, और इक्वेशन नंबर 5 क्या है, बल है। इतना बल हो और इतना त्वरण हो तो बॉडी लुढ़केगी, फिसलेगी नहीं। लेकिन वो कब, जब वो एक हमने गोला रखा हुआ था। अगर वो ठोस गोला है तब क्या करोगे, तो ठोस गोले के लिए हम कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ठोस गोले के आई का मान लिया, के स्क्वायर लिया, आर स्क्वायर बटे के स्क्वायर का मान निकाला, इसे रख दिया इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ए का जो हमने मान निकाला था वो अपनी इक्वेशन नंबर 6 है। यहां पे मान देखिए चल रहा है, ए बराबर एम जी साइन थीटा एम प्लस एम के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का मान रख दिया 2/5। इसे हल किया, 5 एकम 5 2 7/5, 5 चला जाएगा ऊपर, तो ए का मान आ जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। ठीक, जब ए आ गया दो ही चीजें निकालनी, ए निकालना है, एफ एस निकालना है। इस ए का मान कहां रख देंगे, एफ में रख देंगे।
जिसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए निकला है। अभी हमने आपको बताया बल अगर है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है मास तो होगा ही यार। अब हम में अगर एक्सेलरेशन, ये पेन है इसे फेंकें तो बेग आया इसमें, ठीक, बेग आया तो इसका मतलब बेग में परिवर्तन हुआ। अभी मेरे हाथ में बेग 0 है, बेग आया तो इसमें त्वरण आया यानी एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन आया तो क्या आएगा, फोर्स आएगा, सीधी बात है सर, ठीक है। तो ए की वैल्यू रख दी तो आया एफ एस बराबर यहां मान रखा, और एफ एस की वैल्यू आ गई 2/7 mg sin थीटा। बहुत आराम से आपने एफ एस का मान निकाल लिया। एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस ऐसे रख दिया, एन का मान mg cos थीटा है, तो एफ एस बराबर म्यू एस mg cos थीटा। दोनों को अगर हम बराबर कर लें, जी कहां से उठा ला है भैया हम, सर जी आपने एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन कहां लिया, ये घर्षण का फार्मूला होता है, एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर कह लो, लेकिन हमने आर यहाँ रेडियस मान रखी इसलिए हम कहा से लिख रहे हैं, एन से लिख रहे हैं। तो एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन लिखते हैं, और एन का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं mg cos थीटा, ठीक, यहाँ रख दिया, दोनों को बराबर किया, यहां से आ गया म्यू एस की वैल्यू निकाल ली हमने। म्यू एस क्या है, म्यू एस है घर्षण कोण, सॉरी घर्षण गुणांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक भाई, नीचे लिख दिया। म्यू एस की वैल्यू अगर पूछता है तो आप निकालें, वरना सिर्फ ए और एफ एस निकाल के छोड़ दें, ठीक। अब देखिए, इफ द बॉडी इज अ सॉलिड सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर है तब आप क्या करेंगे, लो भैया सॉलिड सिलेंडर के लिए फार्मूला होता है I = ½ mr², 1/2 mr² होता है, ठीक भाई, और I बराबर फिर m के स्क्वायर, बिल्कुल वैसे लेंगे। सबसे पहले कौन था, ठोस गोला था, तो उसके लिए I बराबर 2/5 mr² ले लिया। यहाँ सॉलिड सिलेंडर तो ½ mr, बिल्कुल वैसे ही दोनों की तुलना करी, k²/r² का मान निकाला, इक्वेशन 6 में मान रखा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू 5 में रखी, वहां से क्या निकाल लिया, fs का मान निकाल लिया, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग निकालने की अगर कोई बॉडी रोल करते हुए आ रही है तो उसका फोर्स कितना है और एक्सेलरेशन कितना है, ठीक भाई। अब इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसमें दो तरीके की एनर्जी होती है, एक वो घूम रही है तो उसमें रोटेशनल एनर्जी है, एक वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी भी है। तो हमने लिख दिया टोटल एनर्जी होगी के ट्रांस यानी ट्रांसफॉर्मेशनल प्लस के रोट यानी रोटेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब नॉर्मल होती है, नॉर्मल कौन सी होती है, ½ mv², गतिज ऊर्जा, जब हम यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है तो ½ mv² गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है के रोट यानी ½ I⍵², जो निकलवा चुके हैं हम आपको, ठीक, नहीं है तो आप देख लो। रोटेशनल एनर्जी होती है ½ I⍵²। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ ½ mr²⍵², क्योंकि हम लोग जानते हैं B बराबर होता है R⍵, B बराबर क्या होता है, V बराबर होता है R⍵, ठीक है भाई। V की जगह पे हमने रख दिया R⍵, प्लस का ½ I⍵² रख दिया, जो कॉमन था उसे कॉमन निकाल दिया, यानी के टोटल की वैल्यू आ गई ½ I प्लस mr²। देखो भैया मच्छर भी बड़ा दुखी करे हुए यार, मच्छर भाई यार, लोगों की मदद हो रही है, मान जाओ यार, पढ़ा लेने दो, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब बीम के बारे में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीम, और बीम होता क्या है, बेंडिंग ऑफ बीम क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये इसमें पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करवाते हैं, ठीक है। यहां देखो, सबसे पहले बीम है क्या, बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसका यूज किसी लोड को सपोर्ट देने में होता है। यार बीम क्या होती है, घरों में देखी होगी, देखो यहाँ पे बीम पड़ी हुई है, बीम खड़ी हुई है, अलग अलग तरीके की बीम है। तो ये बीम क्या करती है यार, लिंटर इतना लंबा यहां से वहां तक पूरा क्लास है, अब पूरा लिंटर अकेले नहीं रुकता, तो सपोर्ट देने के लिए बीम डाल दी, यानी बीम का काम सपोर्ट देना है, ठीक। कई तरीके की बीम होती है, कैंटिलीवर बीम होती है, इस तरीके की बीम एक सरफेस में फंसा देते हैं, इसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। उसके बाद एक होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, इधर पिलर है, इधर पिलर उसके ऊपर रख दी, इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स्ड बीम, दोनों के बीच में पिलर इलर कुछ नहीं, लेकिन दो के बीच में फंसा देते हैं, बिल्कुल दीवालों के बीच में डाल दिया, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड बीम, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बीम, लंबी बीम है, पिलर के ऊपर चलती चली जा रही है, लगातार चल रही, तो उसे कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। ओवरहैंग बीम, छज्जा वगैरह निकाला, आगे की तरफ निकाल दी, लटकी हुई है थोड़ी सी, उसे बोलते हैं ओवरहैंग बीम, ठीक है। उसके बाद प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड का मतलब क्या है, इधर की तरफ एक हिस्सा फंसा हुआ, बाकी पीछे सब निकला हुआ, एक तरफ से फंसा, एक तरफ सपोर्ट दे दिया। ये देखो इधर दीवार में फंसी है और आगे टेक लगा दी, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक, कैंटिलीवर बीम। तो अब वो तो बेकार की बात है यार, कायदे की बात है कि बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो भाई बहुत आराम से समझना, मजा काट देंगे, देखना कैसे। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना, ठीक, बेंड करना। बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना। मान लिया ये अपने पास एक बीम, हम इसे ऐसे करके मोड़ दे, तो ये देखिए बेंड हो गई, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे था, अब ये ऐसे मोड़ दिया, ये हो गई बेंड, ठीक। अब देखो जरा यहां, तो हमने लिखा जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से बल लगाया जाता है, तो इलास्टिसिटी के कारण, इलास्टिसिटी क्या होती, प्रत्यास्थता होती, कोई चीज को खींचा
छोड़ दिया, अपनी जगह वापस आ गई, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिक गुण होता है। तब उसमें क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। यह अप्लाइड पेयर ऑफ फोर्सेस के बराबर होता है, परंतु इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट डायरेक्शन क्यों कह रहा भाई, अगर इसे मोड़ा ऐसे करके और छोड़ोगे तो फिर वापस आने की कोशिश, ऐसे करके मोड़ा, 2 बल लगा रहे हैं, इधर से पकड़ा इधर से नहीं। पुराने पिक्चरों में यार अजय देवगन टाइप लोग सरिया मोड़ते थे, मारे से दम लगाते थे। अब वो प्रत्यास्थ इलास्टिक नहीं होता था तो वापस नहीं आती थी। अगर इलास्टिक को छोड़ो एकदम से फिर वापस आई, मुंह में लग जाती कभी कभी लोगों के, तो समझ गए। तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। ये अपने पास एक बीम है, मान लिया, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। अपने पास एक बीम है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हेडिंग पड़ी हुई है, वो आप आराम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, समझ लीजिए बस, ठीक है। ये अपने पास क्या एक बीम है, ठीक, इस तरीके की मान लिया एक बीम है, ये देखो बस, ठीक है। इसका बीच की दूरी बताओ कितनी है, जेड है, ठीक। अब दिखाते हैं, ये पहले की कंडीशन। अब हमने इसे मोड़ दिया, पकड़ा, मोड़ा, जब मोड़ा तो ये बेंड हो गया। देखो कैसे बेंड हुआ, यहां देखो। अगर हम आपको बताएं, देखिए पहले इस तरीके का था, वो नीचे की दूरी ज्यादा थी, ये दिख रही है। जब इसे ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे करके, देखिए एक त्रिभुज टाइप बन जाएगा, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, दूरी कम होती जाएगी, इस तरीके का बनेगा यार, ठीक है सर। तो ये देखो, ये पहले की कंडीशन है, ये मोड़ने के बाद की कंडीशन है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया ये थीटा के कोण पे मुड़ गई है। किस कोण पे मुड़ गई भाई साहब, थीटा के कोण पे मुड़ गई है, ठीक। और जो मुड़ के पूरी यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। और ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अभी समझाते हैं आपको कैसे। यहां देखो, यहां से समझ में आएगा। हमने लिखा बेंडिंग से पहले की कंडीशन फिगर 1 में, बेंडिंग से बाद की कंडीशन फिगर 2 में दिखाई गई है, ठीक। माना फिलामेंट की इनिशियल लेंथ जो है वो एल है, कि पहले लंबाई कितनी थी, एल थी। हमने आपको एक फार्मूला बता रखा था, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। हिंदी में कहें तो कोण बराबर चाप और बटे में त्रिज्या। इंग्लिश में कहें तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है, ठीक है। तो कोण कितना है भैया, थीटा है। चाप कितना, सब लोग यहां देखो, अगर हम यहां रखते हैं कोण कितना है, थीटा है। त्रिज्या कितनी मान ले रहे, आर मान ले रहे, और हमने लेंथ कितनी मान ली, एल मान ली। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। इस तरीके से अपने साइड में लिखते रहा करो, यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हम साइड में समझाया करें वो लिखते रहा करो, ठीक है। तो हमने लिख दिया, माना फिलामेंट की जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो हमने फार्मूला लगाया साइड में, कोण बराबर चाप यानी लेंथ एल है, और बटे में त्रिज्या यानी रेडियस आर। अगर आर को इधर लेके आएंगे तो एल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एल बराबर थीटा इंटू आर होना चाहिए, ठीक भाई। बेंडिंग के बाद थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाएगी। पहले लेंथ कितनी थी, देखो बीच की जेड थी, यहां देखो पहले ये कितनी थी, जेड थी, इनके बीच की। अब देखो जाहिर सी बात, जब जैसे करके मोड़ेंगे तो ये हिस्सा बेंड होकर नीचे आएगा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाता है। यार कैसे, इधर देखो, पहले ये लोग बिल्कुल बराबर है, इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, आराम से आएगा। पहले ये सीधा है, लेकिन जब ये मुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमने मान लिया वो जो डिस्टेंस बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी जेड बढ़ेगी। तो फिर वही है आर प्लस जेड थीटा हो गया। तो मान लिया जो लेंथ है कितनी है, डेल्टा एल बराबर कितनी लेंथ बढ़ी, पहले लंबाई कितनी थी, थीटा इंटू आर, अब कितनी हो गई, थीटा इंटू आर प्लस जेड हो गई। पहले लेंथ कितनी थी, आर थी, अब बढ़ गई, कितनी हो गई, आर प्लस जेड हो गई, ठीक भाई। अब बिल्कुल सेम कंडीशन है, कितनी लेंथ बढ़ी, तो डेल्टा आर बराबर बाद में से पहले वाला घटा दिया, आर प्लस जेड थीटा में से थीटा आर घटा दिया, तो बचा डेल्टा एल बराबर जेड थीटा, यानी इतनी लेंथ बढ़ गई, ठीक। हम लोग निकालना चाह रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए हमने क्या किया, फार्मूला लगाया स्ट्रेन वाला। स्ट्रेन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसी के बाद स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तब तक के लिए आप समझे। स्ट्रेन मतलब होता है विकृति, जितनी लंबाई बढ़ी या कम हुई होती है उसे ऊपर लिखते हैं, बटे में टोटल लेंथ लिख देते हैं। तो डेल्टा एल हमने ऊपर लिख दिया, टोटल एल नीचे लिख दिया। डेल्टा एल की वैल्यू जेड थीटा है, एल की वैल्यू आर थीटा है। थीटा से थीटा कट गया तो स्ट्रेन बराबर आया जेड अपान आर। स्ट्रेन मतलब हिंदी में कहें तो विकृति, और सरल भाषा में कहें तो लंबाई में वृद्धि अपान ओरिजिनल लंबाई, यार चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक। तो हमने निकाला वाई। वाई क्या होता है, वाई होता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस बराबर फार्मूला होता है लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। बल को हमने एफ से लिख दिया, एरिया को डी ए से लिख दिया, बटे में स्ट्रेन निकाली ली, जेड अपॉन आर लिख दिया। यहां से हमने वाई का मान निकाल लिया यंग मॉडुलस, ठीक। ये सारी डेफिनेशन स्ट्रेस स्ट्रेन इसी वीडियो में भी आगे मिल जाएंगी, कवर हो जाएगा, पूरी वीडियो देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, एफ ये सब इधर भेज दिया, डी ए ऊपर भेजा, जेड ऊपर, तो यहां से एफ का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। इसलिए टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स F ये वाला मान है, ठीक है, गुणे में डिस्प्लेसमेंट कितना है, Z है, अभी डिस्टेंस दिखाई थी, तो यहां पे आ गया पूरा मान, ये आ गया टाउ का मान। देन टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल किसी भी चीज, अगर छोटा सा मान पता है d टाउ का मान, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया तो टाउ बराबर इंटीग्रेटेड d टाउ आ गया, और ये जो पूरा मान है यहां देखिए डी टाउ आ गया, आराम से पीडीएफ में देखिएगा बैठ के, टाउ बराबर बाई अपान आर जो है बाहर आ जाएगा, और ये जो बचेगा इसे मान लेंगे आई, कितना मान लेंगे आई। तो क्या हो गया भाई बताइए, टोटल आ गया। अगर हम बेंडिंग मोमेंट बी को टाउ के बराबर मान लें, क्योंकि हमने कहा था कोई चीज घूमेगी तो वहां पे क्या होगा, टाउ यानी टॉर्क लगेगा, तो बी को हमने टाउ के बराबर मान लिया, इसका मतलब बी की वैल्यू इतनी होगी, और इसे मान लिया आई। आई का मान अलग अलग होता है, इसे ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मान सर्कुलर शेप के लिए पाई आर स्क्वायर अपान 4 होता है, रेक्टेंगल के लिए बी डी की पावर 3 अपान 12 होता है, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है भैया, हमने कल बात की थी दो चीजों की, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपान एरिया। स्ट्रेन मतलब विकृति, लंबाई, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, यानी लंबाई में वृद्धि या कमी बटे में ओरिजिनल लंबाई, ठीक, वास्तविक लंबाई। तो अब इसमें क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। स्ट्रेस बढ़ेगी तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगी तो स्ट्रेन भी कम होगी। स्ट्रेस का मतलब तनाव, खिंचाव, ये सब चीजें बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है लंबाई भी बढ़ेगी या घटेगी, सीधा सिस्टम है। तो हुक ने क्या कहा, इस लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस का मान स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस का मान स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने आपको बताया था स्ट्रेस को काय से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, स्ट्रेन को काय से लिखते हैं, स्मॉल ई से लिखते हैं, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। तो यंग ने बताया, क्या बताया यंग ने, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जिसे इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। सबको पता है भैया कि जब कभी भी समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ई को ले आएंगे नीचे, तो एफ अपानी समानुपाती हटाएंगे, क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहेंगे। ये देखिए एफ अपान ई बराबर लिख दिया कैपिटल ई, जहां पे कैपिटल ई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। इस पेपर को आपको दिखाएं मेरे भाई, देखो इस पेपर में बाई, ईटा और सिग्मा में रिलेशन आया हुआ है और पूरे 15 नंबर में आया हुआ है। इसकी एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों में से एक डेरिवेशन 15 नंबर में आए। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं रिलेशन। रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया मेरे भाई, एक क्यूब लिया हमने। क्यूब समझते हो आप लोग, क्यूब का मतलब जैसे पासा होता है, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ बराबर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्यूब है यानी घन है, सरल भाषा में कहें तो। उस पासे में मेरे भाई ध्यान से समझना, एक तरफ बताओ कितनी फेसेस होती हैं, 6 होती हैं। एक तरफ होता है 1 2 3 4 5 6 टोटल फलके होती है ना। तो मेरे भाई एक्स अक्ष की तरफ 2 बल लग रहे हैं, मान लिया एक, मान लिया तुम जिसे कहते हो, नहीं एक नहीं कहते, लोग कहते हैं पौआ आया, पौआ, पौआ के पीछे 6 होता है। तुम ले भैया एक, मान लिया पौआ की तरफ बल लग रहा है, एक भैया 6 की तरफ बल लग रहा है, ऐसे एक भैया 2 की तरफ बल लग रहा है, बल्कि लोग 2 भी नहीं कहते, दुड़ी, दुड़ी की तरफ बल लग रहा है, और 4 यानी चौवा की तरफ बल लग रहा है, जो भी आप बोलते हो सर, ठीक। एक तेल की तो पता नहीं साल 3 को क्या बोलते हैं, तो एक 3 की तरफ बल लग रहा है और एक 5 की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। यानी ओवरऑल 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड। एक्स की तरफ 2 बल, एक प्लस एक्स की तरफ, एक माइनस एक्स की तरफ, वाई की तरफ 2 बल और जेड की तरफ 2 बल। इस तरीके से पेयर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। ध्यान से समझो, बल मेरे भाई बाहर की तरफ लग रहा है, यानी हम इसे खींच रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, बचपन में मम्मियां हम लोगों को आटा दिया करती थी खेलने के लिए, हम लोग आटे को ऐसे खींचते थे, तो जब आटे को खींचते तो लंबाई तो बढ़ जाती थी लेकिन चौड़ाई कम हो जाती थी मेरे भाई। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग एक्स अक्ष की तरफ खींचेंगे तो वाई और जेड अक्ष की तरफ से चौड़ाई कम हो जाएगी। किस तरीके से कम होगी, क्या होगा, उसी के ऊपर यह डेरिवेशन है। हमें करना क्या, हमें वाई के और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग जुगाड़ बना के बाई का मान निकाल लें, के का मान निकाल लें और सिग्मा का मान निकाल लें और तीनों को मिला दें।
आसानी से मान निकल आएगा। देखो भैया क्या हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, फिगर में एक क्यूब दिखाया गया, जो क्यूब हमने मान रखा है उसे हमने दिखा दिया। एक क्यूब दिखाया गया जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 1 मीटर, यानी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर। मेरे भाई पासा आपने देखा होगा हर तरफ से मेरे भाई बराबर ही होता, तो 1 मीटर है। इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी एक्स अक्ष पे 2 बल काम कर रहे हैं, वाई अक्ष पे 2 बल काम कर रहे हैं और जेड अक्ष पर भी 2 बल काम कर रहे हैं, यानी एक्स पर, वाई पर, जेड पर 2 बल काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, फिर देखो माना एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण स्ट्रेस। अब यहां से समझना शुरू करना, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। सबसे पहले तो ये समझो स्ट्रेस क्या होता है मेरे भाई। स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, सरल भाषा में कहें, हिंदी में इसे प्रतिबल कहते हैं, लेकिन स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव। लोग कहते हैं बहुत तनाव हो रहा, बहुत स्ट्रेस हो रही है। तो जब हम एक्स की तरफ पकड़ के खींच रहे हैं, हम सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में समझाएंगे, बड़ी वीडियो हो देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लोग देखेंगे, लेकिन अगर दिल तक बात पहुंचे तो कमेंट करके बताना भाई। सुनो, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हम अभी कोई वाई की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जेड की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स अक्ष पे मेरे भाई 2 बल लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक उधर की तरफ लग रहा है। तो जब ये ऐसे करके बल मतलब खींच रहे हैं, तो जब ये खींच रहे हैं तो इनके ऊपर क्या होगा मेरे भाई, तनाव होगा। तनाव का मतलब इनके ऊपर क्या होगी, स्ट्रेस होगी मेरे भाई। ठीक है, और स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस बराबर हो गया एफ अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, 1 गुणे 1। अरे घन का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर होगा, और भुजा कितनी है, लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है। जब सब 1 है तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर मेरे भाई। तो ए का मान तो 1 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बल मेरे भाई ऐसे लिखा रहा, और स्ट्रेस को हमने लिख दिया स्मॉल f से, यानी प्रतिबल और बल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रतिबल का मान निकाल लिया f। ठीक भाई, ऐसा क्यों किया वो भी बताएंगे। यहां देखो, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है बाई ईटा सिग्मा, या फिर बाई के सिग्मा के बीच। तो बाई यहां पर यंग मॉडुलस है भाई। बाई क्या है, यंग मॉडुलस है। अब ये यंग मॉडुलस क्या होता है, तो भैया यंग मॉडुलस होता है लीनियर स्ट्रेस बटे में लीनियर स्ट्रेन। अब ये क्या है जरा ध्यान से सुनो, लीनियर स्ट्रेस का मतलब क्या, जब हम लोग उसे सीधे सीधे खींच रहे हैं तो उस पर तनाव आ रहा है, वो कहलाएगा लीनियर स्ट्रेस। और लीनियर स्ट्रेन क्या है भैया, स्ट्रेन माने होती है विकृति। जब हम उसे खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई कुछ बदल जाएगी ना, तो जो लंबाई बदल गई, जो खिंच गया, जो बिगड़ गया, जो विकृत हो गया, जो डिस्टॉर्टेड हो गया, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। यानी सरल भाषा में कहें तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब है प्रतिबल बटा विकृति, यानी जितनी खिंचाव उस पे आ रहा है वो, और जितनी लंबाई उसकी बढ़ गई है वो, इसके अनुपात को कहते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हमने वाई से लिख लिया। लीनियर स्ट्रेस क्या होती है, देखो भैया स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, स्ट्रेस क्या बल के बराबर है, तो स्ट्रेस की जगह पे बल रख दिया, और स्ट्रेन को लिखते हैं ई से। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ एक्स अक्ष की तरफ बात कर रहे हैं, तो जब सिर्फ एक्स की तरफ बात कर रहे हैं तो भैया यहां पे क्या लिख देंगे, ई एक्स लिख देंगे। ठीक, ई से क्या लिखते हैं, स्ट्रेन को। एक्स वाली की बात करें तो हमने ई एक्स से लिख दिया। यहां से हमने ई एक्स का मान निकाल लिया, जो आ गया एफ अपॉन बाई। ई क्या है मेरे भाई, स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब विकृति होती है। विकृति क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में वृद्धि बटे में ओरिजिनल लंबाई। जितनी पहले थी, पापा ने कहा 1 मीटर इलास्टिक ले आओ, आप 1 मीटर को खींचते खींचते 1.5 मीटर ले आए, तो विकृति कितनी हो गई, आधा मीटर वो बढ़ गई मेरे भाई। तो विकृति निकालने का तरीका होता है जितनी लंबाई आपने बढ़ा दी खींच खींच के, वो बटे में टोटल वाली। तो ई एक्स क्या है, स्ट्रेन है यानी विकृति है। तो भैया प्रारंभिक लंबाई बटे में, यानी पहले लंबाई कितनी थी, एल, क्यूब की लंबाई कितनी थी, एल, एक्स पे हमने खींच दिया, तो मान लिया डेल्टा एल वो बढ़ गई, तो डेल्टा एल ऊपर लिख दिया, नीचे एल लिख दिया, बराबर एफ अपॉन बाई निकाल लिया। एल का मान मेरे भाई कितना है, 1 है। एल का मान कितना है, 1। तो 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा एल एक्स का मान आ गया एफ अपॉन बाई मेरे भाई। ठीक, अब एक चीज मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, ये हमने क्या करा, वाई निकाल लिया है, हमें चाहिए बाई, के और सिग्मा। बाई निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मान बल के बराबर था, रख दिया, स्ट्रेन निकाल ली, स्ट्रेन लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई 1 थी, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा एल का मान कितना आ गया, एफ अपॉन बाई, यानी इतनी वृद्धि हो जाएगी जब हम खींच रहे हैं क्यूब को एक्स की तरफ। ठीक, लेकिन अब एक दिक्कत है, जब मेरे भाई हम एक्स की तरफ खींच रहे हैं तो जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो उतना ही है। तो अगर आपने इधर से खींच दिया तो चौड़ाई उसकी कम हो जाएगी। तो कितनी कम होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो सीधे सीधे खींचा है
वो क्या है, लीनियर है, सीधा है, और जो बचा हुआ जो चौड़ाई कम हो रही वो लेटरल है मेरे भाई, आंशिक कह सकते हो सरल भाषा में। तो वो लेटरल क्या सुनो, तो अभी हमने बाई निकाल लिया, सबसे पहले फार्मूला लगाया यंग मॉडुलस का, फिर हमें सिग्मा चाहिए और के चाहिए, तो हमने अब दूसरा फार्मूला लगाया पॉइसंस रेशियो सिग्मा। सिग्मा को पॉइसंस रेशियो कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस, फार्मूला लगा लिया। सिग्मा को क्या कहते हैं, पॉइसंस रेशियो कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन बटे में लीनियर स्ट्रेन, यानी लेटरल का मतलब जितनी जो चौड़ाई उसकी कम हो गई है खींचने पे और जितनी बढ़ गई है, जितनी बिखरती है, इनके अनुपात को कहते हैं पॉइसंस रेशियो यानी सिग्मा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, सुनो, लेटरल स्ट्रेन अगर हम लोग इसे इधर ले आए, लीनियर स्ट्रेन को ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। लीनियर स्ट्रेन को हम इधर ले आए तो लेटरल स्ट्रेन भैया ऐसे ही आ गया, संग में क्या सिग्मा आ गया। लीनियर स्ट्रेन को कहा लिखते हैं, ई एक्स से लिखते हैं, और ई एक्स का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके, कितना, एफ अपान बाई है, तो यहाँ पे एफ अपान हमने बाई रख दिया, यानी जो अपनी लेटरल स्ट्रेन निकल के आई वो कितनी आ गई, सिग्मा एफ अपान बाई आ गई मेरे भाई। ई एक्स का मान एफ अपान बाई कहाँ है, देखो ई एक्स का मान कितना, एफ अपान बाई है, तो हमने क्या करा, इससे लेटरल स्ट्रेन निकाल ली। लेटरल स्ट्रेन कितनी आ गई, सिग्मा एफ अपान बाई। इसका मतलब क्या है कि जब हमने लंबाई में खींचा था तो खींचते समय यहां पे देखो x की तरफ भैया कितनी लंबाई बढ़ गई, f अपान बाई बढ़ गई, लेकिन स्ट्रेन लेटरल वाली का मतलब इतनी घट जाएगी, बाई की तरफ इतनी घट गई, z की तरफ इतनी घट गई, तभी तो इधर बढ़ी और इधर घट गई मेरे भाई। तो ये स्ट्रेन का मतलब क्या, विकृति, कितना बिगड़ गया भाई, तो सिग्मा f अपान बाई बढ़ गया। ठीक, अब हमने क्या करा, तो हमने लिखा यह बाई एक्सिस और z एक्सिस के लिए लेटरल स्ट्रेन है, तो बाई के लिए हो जाएगी सिग्मा f अपान बाई और z के लिए हो जाएगी सिग्मा f अपान बाई। सरल भाषा में कहें तो लीनियर का मतलब सीधा सीधा, लेटरल का मतलब जो बाई और जेड से कम हो रहा है, पार्श्विक कह लो, आंशिक कह लो, उसे कह देंगे लेटरल स्ट्रेन। और वो हमने निकालने के लिए फार्मूला लगा लिया, सिग्मा बराबर लेटरल अपान लीनियर। लीनियर हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, एफ अपान बाई रख दिया, गुणा सिग्मा कर दिया, तो इतनी मोटाई कम हो जाएगी सरल भाषा में जब एक्स की तरफ हम लोग खींच देंगे तब। ठीक भाई, तो ये आ गया एल और वाई के लिए। तो हमने लिखा एक्स अक्ष के लिए जब एक्सटेंशन होता है, जब यानी एक्स अक्ष पे खींचते हैं, तो बाई और जेड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी बाई और जेड वाला कम हो जाता है। तो भैया जब कम हो जाता है, इसी प्रकार बाई और जेड पे खींचेंगे तो मेरे भाई एक्स पे, अब देखो सीधी है, बाई की तरफ खींचोगे तो एक्स और जेड कम हो जाएंगे, जेड की तरफ खींचोगे तो एक्स और बाई कम हो जाएंगे, एक्स की तरफ खींचोगे तो बाई और जेड, यानी एक की तरफ खींचोगे तो बचे हुए दो एक्सेस कम हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। इसलिए हमने लिखा नेट चेंज इन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितना परिवर्तन होगा टोटल। तो परिवर्तन निकालने के लिए देखो पहले तो ये बताओ बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना, बड़ा एफ अपान बाई, एक्स की तरफ एफ अपान बाई बढ़ गया, ठीक, प्लस अब बाई और जेड की तरफ घट रहा है मेरे भाई, तो उसे माइनस में लेंगे, तो प्लस माइनस का सिग्मा एफ अपान बाई, ये काहे के लिए है, बाई के लिए है, ये काहे के लिए है, जेड के लिए, माइनस का सिग्मा एफ अपान बाई, ये दोनों इसमें से घटा दिए, तो क्या आ गया भैया, एफ अपान बाई आ गया, माइनस का 2 सिग्मा एफ अपान बाई आ गया। ठीक है, यहां से एफ अपान बाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस का 2 सिग्मा आ गया। इसका मतलब यह है कि भैया एक्स एक्स के लिए टोटल कितना परिवर्तन हुआ, तो खींचने पे कुछ तो बढ़ा, लेकिन बढ़ने के साथ साथ बाई और जेड से घट भी रहा है, तो ओवरऑल अगर परिवर्तन निकालेंगे तो बढ़े में से बाकी दोनों घटे वाले जोड़ दिए, क्योंकि बाई और जेड पे भैया माइनस लगाएंगे क्योंकि घट रहा है। ओवरऑल हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया एफ अपान बाई 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक, तो फाइनल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो गई बताओ, पहले लंबाई कितनी थी, एल थी, हमने क्या करा, डेल्टा एक्स निकाल लिया। डेल्टा एक्स क्या है बताओ, कितनी लंबाई टोटल बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, एफ अपान बाई बढ़ी, लेकिन कुछ घटी भी है मेरे भाई, तो ओवरऑल परिवर्तन सब काट पीट के नौटंकी करके डेल्टा एक्स यानी इतनी लंबाई बढ़ी है। तो पहले लंबाई कितनी थी, एल थी, कितनी बढ़ गई, डेल्टा एक्स बढ़ गई, वो इसमें जोड़ दी। अब ध्यान से सुनना, यानी ये बाद वाली लंबाई, पहले वाली लंबाई थी एल, बढ़ी हुई लंबाई हो गई एल डैश। ठीक, जब एल डैश लंबाई हो गई तो अब कुछ भी नहीं करना, इतनी ही लंबाई भैया बाई की तरफ खींचोगे तब भी बढ़ेगी, जो देखो इतनी ही लंबाई जेड की तरफ खींचोगे तब भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया पासा होता है सेम, एक्स की तरफ खींच लो, बाई की तरफ खींच लो, जेड की तरफ खींच लो, किसी को एक्स मान लो, किसी को बाई मान लो, किसी को जेड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमारे पास बाद वाली लंबाई आ गई तो हमने लिखा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम तो 1 था, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 था मेरे भाई, लेकिन अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा भुजा क्यूब होता है भैया, तो एल डैश की पावर 3। अब एल डैश का मान हमने निकाल लिया है, एल डैश क्या है, बड़ी वाली लंबाई है, तो एल डैश बड़ी वाली लंबाई है एल प्लस एफ अपान बाई 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब है, तो भैया क्यूब लगा दिया। ठीक है, सबको पता है कि भैया बाइनोमियल थ्योरम होती, सब लोग मैथ वाले बच्चे, द्विपद की प्रमेय, अगर द्विपद की प्रमेय ऐसे होती भैया 1 प्लस चल रहा हो एक्स की पावर n, तो n को आगे ले आते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स अपान फैक्टर ऐसे करके चलता है। अगर तुम गौए भी हो तो सरल भाषा में समझो, जो पावर चल रही होती है उसे आगे ले आते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। 3 को भैया
भैया आगे ले आए तो हो गया बी डैश बराबर एल प्लस 3f अपान बाई 1 माइनस का 2 सिग्मा हो गया। ठीक, ये क्या निकल आया, ये आयतन निकल आया बाद वाला, लंबाई बढ़ने के बाद हमने आयतन निकाला है। लंबाई बढ़ने से पहले कितना था भाई, तो पहले तो बन रहा होगा क्योंकि एल का मान 1 था, सीधी सी बात है, भुजा क्यूब एक की क्यूब बन ही होगी। तो हमने निकाला चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्यों निकाला वो भी समझ आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम में से बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाला घटा दिया, बाद वाला वॉल्यूम ये आ गया, पहले वाला वॉल्यूम 1 होएगा भाई, 1 में से 1 भैया एल का मान भी कितना होगा 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा वी का मान आ गया 3f अपान बाई 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक, हमने दो फार्मूले इस्तेमाल कर लिए, बाई का इस्तेमाल कर लिया और मेरे भाई सिग्मा का इस्तेमाल कर लिया, पॉइसन रेशियो और यंग मॉडुलस इस्तेमाल कर लिया। क्या रह गया के। अब हम लोग के इस्तेमाल करेंगे। के को कहते हैं बल्क मॉडुलस। के बराबर फार्मूला होता पी अपान ईवी। अब ये क्या है भैया, के माने है बल्क मॉडुलस, पी माने है प्रेशर, प्रेशर माने दाब, और ईवी माने क्या है, ईवी माने है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कितना आयतन पहले था। जैसे अभी हम लोग लंबाई के लिए कर रहे थे, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक के लिए पहले कितना आयतन था, बढ़ कितना गया, वो वाला मामला। तो देखो भैया के ऐसे रखा, पी को कहते हैं दाब यानी प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल का मतलब फोर्स अपान एरिया, एरिया फिर भैया 1 हो जाएगा क्योंकि पहले वाले की कितनी थी लेंथ 1 थी, तो P बराबर F अपान 1, यानी P का मान F के बराबर हो जाएगा। P का मान F के बराबर रख दिया। EB क्या है, EB भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बताओ, डेल्टा V। अभी हमने मान निकाल लिया था इस चक्कर में। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा V, अरे जैसे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, वैसे आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन पहले वाला कितना है 1 है क्योंकि भैया सब L का मान 1 था, तो 1 का क्यूब 1 होएगा, वृद्धि डेल्टा V है। इसका मान EV का मान हम लोग कितना रख देंगे, डेल्टा V रख देंगे, और डेल्टा V का मान ये निकाला 3f अपान बाई 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 3f अपान बाई 1 माइनस 2 सिग्मा रख दिया। P की जगह F रख दिया, क्यों, क्योंकि A का मान 1 है, F से F कैंसिल हो गया, Y को ऊपर भेज दिया, तो K बराबर आया Y बटे में 3 1 माइनस का 2 सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो Y बराबर आ गया 3K 1 माइनस का 2 सिग्मा। ये आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है, प्रूव करो Y बराबर 3K 1 माइनस का 2 सिग्मा। ये वाला डेरिवेशन उसकी तुलना में भी मोस्ट वांटेड है। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले रिलेशन बिटवीन बाई ईटा और सिग्मा। हमने उसमें एक क्यूब लिया था, इसमें भी एक क्यूब लिया है, उसमें टोटल 2 फोर्स लग रहे थे x की तरफ, 2 लग रहे थे y की तरफ और 2 लग रहे थे z की तरफ। इसमें x y पे लगेंगे, z एक्सिस पे नहीं लगेंगे। तो भैया 2 हमने x पे दिखा दिए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो 2f हो गए। उसमें y की तरफ बाहर की तरफ लग रहे थे, इसमें हमने उल्टा किया है, अंदर की तरफ कंप्रेशन वाले फोर्स लगाए हैं। ठीक है, तो यहां पे यानी कुल मिला के थोड़ा सा बदलाव क्या है कि उसमें भी फोर्स लग रहे थे, इसमें भी लग रहे हैं, उसमें z पे भी लग रहा था, इसमें z पे नहीं लग रहे हैं। जो लोग वो वाला पढ़ के आए डेरिवेशन मस्त समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़ के आए वो पहले पढ़ लें। ठीक है, इसमें x की तरफ लग रहा है, उसमें y की तरफ बाहर की तरफ थे, इसमें अंदर की तरफ है। जो बनाया वही लिख देंगे कि फिगर में एक क्यूब दिखाया गया है जिस पर x एक्सिस के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, 2 फोर्स लग रहे हैं। ठीक भैया, जिस पर x एक्सिस के अलोंग 2 फोर्स लग रहे हैं और y एक्सिस के अलोंग भी 2 फोर्स लग रहे हैं, z एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, जो बनाया वही लिख दिया, कुछ भी रटने वाला नहीं है। तो x एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस लेंथ में f अपान बाई का इंड्यूस होगा। सर जी ये f अपान बाई कहां से उठा ला है, तो प्रॉपर हमने आपको निकाल के दिखाया हुआ ये। ठीक है, तो आप पहले वाला डेरिवेशन दे दें, अगर पहली बार आप आए तो उस वाले का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले वो जाके पूरा देख लीजिए, फिर इसे कुछ भी करना ही नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। तो बताइए x की तरफ कितना बढ़ता था, f अपान बाई, y और z की तरफ कितना बढ़ता था, सिग्मा f अपान बाई, लेकिन यहां z पे लग ही नहीं रहा है फोर्स, तो z वाला 0 कर देंगे। हेंस लिख दिया नेट इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा x बराबर f अपान बाई प्लस का सिग्मा f अपान बाई। अगर आपने पिछला डेरिवेशन देखा है तो उसमें यहां पे प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, क्यों, क्योंकि उसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, इसमें अंदर की तरफ लग रहा है, तो यहां क्या कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया। डेल्टा x का मान निकल आया, इक्वेशन क्या बना ली, 1 बना ली। फिर क्या, इसलिए नेट डिक्रीज इन लेंथ अलोंग बाई एक्सिस, जो x के लिए होगी ये देखिए f अपान बाई 1 प्लस सिग्मा, बाई काय के लिए होगी, बाई के लिए होगी। आपको बताया हमने जब x की तरफ खींचेंगे तो मान लिया x की तरफ जो बढ़ेगा वो बाई की तरफ घटेगा, बता प्रॉपर डिटेल समझाया था। तो पहली बार अगर देख रहे हैं और वाला नहीं देगा तो पहले उससे देखिए। ठीक है,
एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो फिर क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मिला दिया। मिलने के बाद जो बनेगी उस स्ट्रेन को कहेंगे शियर स्ट्रेन, फाई से लिखेंगे, फाई बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स का मान निकाल लिया, डेल्टा वाई का मान, दोनों का मान सेम है, जोड़ेंगे तो 2f अपान बाई 1 प्लस सिग्मा आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक भाई, अब हमें मालूम है कि जो है शियर मॉडुलस क्या होता है, ईटा इक्वल्स टू एफ एस अपान फाई। एफ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ हमने आपको डिटेल किया था, एफ एस क्या है, एफ एस है स्ट्रेस यानी प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल फोर्स अपान एरिया। एरिया कितना रख देंगे 1 into 1, क्योंकि साइड का जो हम लोगों ने क्यूब लिया था उसकी साइड कितनी थी 1 मीटर थी, तो यानी एफ एस एफ के बराबर हो जाएगा। एफ एस का मान एफ रख दिया, फाई का मान निकाल चुके थे ये रख दिया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, बाई चला गया ऊपर, तो ईटा बराबर बाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा आ गया सर। ठीक है, इसे भेज दिया था, तो बाई बराबर 2 ईटा सिग्मा प्लस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बाई ईटा एंड सिग्मा। बिल्कुल आसान है। हम फिर कहेंगे जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, पहले इससे पिछला वाला डेरिवेशन देखें जिसमें हमने आपको कराया बाई ईटा एंड के, सॉरी बाई के और सिग्मा, वो वाला देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे उसका। ठीक है भाई, उसका रिलेशन बिटवीन बाई ईटा और के के बीच में निकालो तो क्या करेंगे, दो रिलेशन अपने पास है। पहला रिलेशन जो अभी हमने ताजा निकाला, बाई अपान 3k बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा, पहला हो गया। दूसरा रिलेशन अभी निकाला, बाई अपान ईटा बराबर 2 प्लस 2 सिग्मा, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्या किया, दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो आएगा बाई अपान 3k प्लस बाई अपान ईटा बराबर 3। ठीक है, जो लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि जो हम लोगों ने फर्स्ट रिलेशन निकाला था, लिख भी दिया, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, ये वाला निकाला था बाई के और सिग्मा में रिलेशन, जिस डेरिवेशन को देखने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये वाला रिलेशन था। 3k को अगर हम नीचे ले आए तो समीकरण 1 बना ली। सेकंड रिलेशन हमने अभी निकाला, बाई बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ईटा को नीचे ले आए तो 2 प्लस सिग्मा आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो आया बाई अपान 3k प्लस बाई अपान ईटा बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में आ गया 3। ठीक भाई, कैसे 3 आ गया, जब लो देख लो भैया, इधर क्या चल रहा है 1 माइनस 2 सिग्मा चल रहा है, यहाँ 2 प्लस 2 सिग्मा चल रहा है, दोनों जुड़ेंगे, प्लस का 2 सिग्मा माइनस के 2 सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 सिग्मा माइनस के 2 सिग्मा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया। क्या किया, नीचे बाई कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, इसे भेज दिया उधर, 3 3 9 आ गया, यानी बाई ईटा प्लस के बराबर 9k ईटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बाई ईटा एंड के। ठीक भाई, इसी को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, चाहो तो सबसे बाई को नीचे भेज दो, के को इधर ले आओ, तो बाई को नीचे ले गए तो 9 अपान बाई आ गया, के ईटा नीचे ले आए, तो इस तरीके से भी से लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर में लिख के आया था, प्रूव दैट दिस, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। फिर रिलेशन बिटवीन सिग्मा ईटा और के बीच में पूछ ले, सारे रिलेशन हमने आपको करा दिए। तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन जो हमने कल जिसकी बात हम कर रहे हैं वो ये वाला है, सेकंड रिलेशन ये वाला है, दोनों को क्या कहा, ये भी बाई का मान है, ये भी बाई का मान है, क्योंकि अब की क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन सिग्मा ईटा के, बाई नहीं चाहिए, तो दोनों बाई के मान है, एक बाई का मान उठा के इसकी जगह पे रख दिया, इसकी जगह पे जब रख दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे अंदर इसकी गुणा कर दी, गुणा करी, 3k माइनस का 2 ईटा आया, बराबर पूरी वैल्यू चल रही है, यहां से इसे कॉमन ले लिया, सिर्फ सिग्मा का मान निकाल लिया, ये पूरा इंतजाम नीचे ले आया, तो सिग्मा बराबर ये पूरी वैल्यू है। एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, तो आसान है, और एक उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे दिया है। अभी आराम से 10 15 20 मिनट में हम आपको प्रूव करा दे रहे हैं, और लॉन्ग आपका पक्का करा दे रहे हैं, अगर ये लॉन्ग फंस जाता है तो भैया। ठीक है, चलो क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कई बार शब्द ही बता देता है कि वो है क्या। बचपन से कहा जाता अच्छा नाम रखो, क्योंकि नाम से एक इफेक्ट पड़ता है। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क माने कार्य, एनर्जी माने ऊर्जा, थ्योरम माने प्रमेय। गौवा भाषा में आ जाओ, बचपन से सिखाया जाता है किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। लो किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लो W का मान हाफ mv² के बराबर है। हाफ mv² क्या होती है, गतिज ऊर्जा बचपन से सिखाई जाती है, ऐसे करके हम लोग याद करते थे, हाफ mv², ऐसे करते रहते थे मेरे भाई। हम तो 9th 10th में ऐसे बच्चों को खूब मौज दिलवाते हैं। तो जो किया गया कार्य है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। कैसे समझाते हैं भाई, जरा देखो, हमने लिखा
इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी टाइम इंटरवल में किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स द्वारा किया गया कार्य इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। क्या मतलब, मान लिया हम यहां पड़े हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, अभी हम पड़ेंगे तो मेरी गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है भाई, सीधी सी बात है। किसी ने मान लिया इधर से लात मारी कसके, हमको मालूम है, इधर से उड़ के चले गए मेरे भाई, तो जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुई, मान लिया बाद में मेरी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ mv²। पहले खड़े हुए थे तो कितनी थी भैया, 0 थी। कुछ करना पड़ेगा कार्य, क्योंकि लात पड़ी है, बल लगा है, अब में विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कुछ कार्य भी करा गया होगा, तो ये किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर है। यही तो है भाई, बिल्कुल आसान है, आराम से लॉन्ग में ये बनेगा। बताओ भैया, किसी टाइम इंटरवल में, यानी कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, किसी बॉडी पर लगने वाला बल, किसी बॉडी पर लगने वाला बल के द्वारा किया गया कार्य, भैया बल लगेगा जब, अब देखो ध्यान से समझो, वर्क होता क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यानी हमारे ऊपर बल लगा, हम कुछ डिस्प्लेस हो गए, यहां से हट गए, तो बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर अगर बल गुणे विस्थापन है तो भैया जो वर्क द्वारा, मतलब जो वर्क किया गया है कार्य के द्वारा, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। सरल भाषा में कहें तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कैसे प्रूव करेंगे, लो समझो भैया, हमने लिखा प्रूफ, और कैसे आएंगे, माना स्मॉल m मास की कोई बॉडी है, मान लिया हम ही हैं भैया, स्मॉल m मेरा द्रव्यमान है, तो हमारा जो भैया इनिशियल जो वेग है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, वो हमने कितनी मान ली, u मान ली भाई, ठीक है। हमने क्या लिखा, माना स्मॉल m मास की कोई बॉडी है, उसका प्रारंभिक वेग 9th क्लास से पढ़ाया जाता है, प्रारंभिक वेग कितना है, u है, मोशन में है, इस पर हमने f बल लगा दिया, जिससे क्या हुआ, इसके मोशन में कुछ एक्सीलरेशन उत्पन्न हो गया। एक्सीलरेशन माने त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण क्या होता है सर जी, त्वरण का मोटा मतलब होता है वेग परिवर्तन बटा समय, यानी टाइम के साथ अगर वेग में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, आपने मोटरसाइकिल पकड़ ली 30 की स्पीड पर, चलाते हुए चले जा रहे हैं, मतलब एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, सामने से भैंसिया आ गई, ब्रेक लगाया, भैया वेग बदल गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया, यानी एक्सीलरेशन आ गया भैया। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में परिवर्तन। तो पहले मान लिया वेग कितना था, u था, बल लगाया f, तो भैया क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, मान लिया वेग b हो गया, वेलोसिटी v हो गई। तो जब u से वेग b में बदल गया, चेंज हो गया, तो इसका मतलब कुछ त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसे हम लोगों ने कैपिटल A से लिख दिया भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा भाई, न्यूटन का नियम। न्यूटन ने दूसरा नियम क्या दिया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m × a, ये न्यूटन का नियम है। तो हमने न्यूटन का नियम इस्तेमाल कर लिया। क्या नियम लगाया, F बराबर m × a, यहां से a का हमने मान निकाल लिया भैया, a बराबर हो जाएगा F/m। भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, लेकिन इतना आपको पता होगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहां से a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F/m आ जाएगा भाई, ठीक है। हमने कहा माना जब ये बल हम लगाते हैं तो वेग कितना हो जाता है, u से बदलकर v हो जाता है। भैया वेग, प्रारंभिक वेग को काहे से लिखते हैं, u से लिखते हैं, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी को काहे से लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो हमने क्या करा, गति के समीकरण हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, पहला समीकरण होता है b बराबर u प्लस at, दूसरा क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at², और बताओ तीसरा क्या होता है, v² बराबर u² प्लस का 2as। सबने पढ़े होंगे, गति के समीकरण 9th में पढ़ा दिए जाते हैं। u माने पहले वाला वेग, b माने अंतिम वेग, आखिर वाला वेग, a माने त्वरण यानी एक्सीलरेशन, और s माने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते थे मेरे भाई जिसे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ऊपर बताया कि भैया जो लगने वाला बल है, न्यूटन का नियम F बराबर m × a है, यहां से a का मान निकाल लिया, F/m आ गया। गति का तीसरा समीकरण लगाया, बताओ b² बराबर u² प्लस का 2as। देखो भैया b² ऐसे रखा, u² को इधर उठा लाए, बराबर में 2as चल रहा है, कोई दिक्कत है मेरे भाई। अब हमने क्या किया, यहां पे a का मान रख दिया, a का मान कितना है बताओ, F/m है, ये देखो F/m रख दिया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया b² माइनस का u² बराबर में आ गया 2f × s, और बटे में क्या आ गया, m आ गया मेरे भाई। m को इधर ले आए, ये देखो जरा मेरे भाई, m को ले आए इधर, बटे में ले आए 2, तो बताओ क्या होएगा, अपने पास क्या बचेगा बताओ,
अपने पास बचेगा, अपने पास क्या बचेगा, m यहां आएगा यानी mb स्क्वायर माइनस का mu स्क्वायर, 2 नीचे आएगा यानी हाफ mb स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर बराबर f इंटू एस चल रहा है। f इंटू एस यानी क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, वर्क बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, कार्य बन गया। यानी फाइनली f इंटू एस को हमने w बना दिया, ये आ गया हाफ mb स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, यानी सरल भाषा में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। पहले वेग कितना था u, तो पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर, बाद में कितना हो गया v, तो हाफ mb स्क्वायर। दोनों कंडीशनों में चीजें चल रही, मान लिया हम पहले खड़े हुए हैं तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो w बराबर सिर्फ हाफ mb स्क्वायर आ जाएगा। यानी सरल भाषा में कहें तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। कैसे निकाला हमने, बिल्कुल आसान सा काम किया, कार्य बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहां से a का हमने सिर्फ मान निकाल लिया है, उसके बाद हमने लगा दी इक्वेशन b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as होता है। ठीक, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as होता है, u स्क्वायर को इधर ले आए, b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as हो गया, a का मान क्या रख दिया, f अपान m रख दिया, m को इधर ले आए, 2 को नीचे ले आए, तो क्या आ गया 1/2 mb स्क्वायर आया माइनस का 1/2 mu स्क्वायर आया बराबर f इंटू एस क्या बन गया, w बन गया। और मेरे भाई ये क्या है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। पहले मेरे पास 5 रुपए थे, बाद में 10 रुपए हो गए, तो 10 में से 5 घटाएंगे, परिवर्तन कितना हुआ है, 5 रुपए का परिवर्तन हुआ है भाई। बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा भैया, परिवर्तन कहलाएगा, सीधी सी बात है, कार्य के बराबर होता है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे दिया, लो भैया समझाते हैं, यही हिंदी में भी लिख दिया, वर्क डन ऑन बॉडी बाई फोर्स काय के बराबर है, बाद वाली यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है भाई। ठीक है, चलो समझाते हैं। अब क्या हुआ, यहां पे आ गया एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल एट अ पॉइंट 2,1,3। अब सब जितने भी बीएससी में पढ़ाने में फायदा होता है फिजिक्स, सारे मैथ वाले बच्चे ही होंगे, सबको पता है कि हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो आने वाली 2-3 वीडियोस हैं, हो सकता है आज शाम तक ही आपको मिल जाए, लाइट वगैरह अगर सही सलामत आ जाती है तो आज शाम तक ही आपको वीडियो दे देंगे भाई। ठीक है, तो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी कंडीशन को नापने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फ्रेम चाहिए होता है कि भैया मान लिया कि कोई घटना यहां पर घट रही है, तो मान लिया एक्स की तरफ 2 चलना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वाई की तरफ 1 चलना पड़ेगा, उसके बाद जेड की तरफ 3 चलना पड़ेगा और वो घटना हमें मिल जाएगी। जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा करते थे तो कैसे लिखते थे, एक्स वाले के साथ में आई लगाते थे, वाई वाले के साथ में जे लगाते थे, जेड वाले के साथ में के लगाते थे। मेरे भाई ऐसे तो लिखा जाता है वेक्टर की फॉर्म में। नहीं पता है तो आज देखो मेरे भाई, क्या है, आई है, ठीक है, क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। मेरे भाई एक्स की तरफ जो चीजें चलेंगी उनके संग में आई डिनोट करते हैं भैया वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए। वाई की तरफ वाले को जे लिखते हैं और जेड की तरफ वाले को क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अ पार्टिकल एट अ पॉइंट, यानी एक पार्टिकल इस समय यहां पर है, उस पर एक बल काम कर रहा है, ये वाला बल लग रहा है भाई। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग टू इट टू पॉइंट, यानी यहां से यहां ले गए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात यह है, मान लिया हटाओ, ये हटाओ, मान लिया पहले यहां पे थे भाई, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम यहां पहुंच गए, देखते रहना, पहले यहां पे थे, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गए, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना है, तो भैया पूरी दूरी मान लिया ये है, तो बाद पूरी दूरी में से मेरे भाई ये वाली दूरी अगर हम लोग घटा देंगे, यानी सरल भाषा में कहें तो बाद वाली दूरी में से पहले, बाद वाली दूरी में से पहले वाली दूरी अगर हम घटा दें तो दोनों के बीच का विस्थापन निकल आएगा। देखो समझो कैसे भैया, मान लिया पहले हम यहां थे, ठीक, पहले कहां थे, यहां थे, बाद में हम कहां पहुंच गए, मान लिया बाद में हम यहां पहुंच गए भाई, तो कितना एक्स्ट्रा चले हम मेरे भाई, तो इतना ही तो चले हैं मेरे भाई। ये देखो, ये तो जो पूरी बाद वाली दूरी है, ये जो बाद वाली दूरी है, इसमें से अगर हम पहले वाली दूरी यानी ये वाली घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकल आएगा। बल आपको दे रखा है, कार्य आपसे पूछ रहा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो आपको क्या निकालना है, बल दे ही रखा है, विस्थापन निकाल लेना है, कार्य निकल आएगा। तो इन दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। कैसे लिखा लो मेरे भाई, देखो हमने लिखा कि P1 का मान कितना हो गया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। सर जी जे कहां से उठा लाए, अबे मेरे भाई 2 1 3 है ना,
तो 2 के संग में क्या लिख दिया आई, 1 के संग में क्या लिख दिया जे, तीसरे के साथ में क्या लिख दिया के। सर जी P1 ही क्यों लिखा? अबे तुम S1 लिख लो। P फॉर पोजीशन वेक्टर है भैया, पोजीशन का मतलब दूरी दिखाई जा रही है, पार्टिकल यहां पे है इसलिए P1 से लिखा, तुम S1 से लिखो, D1 से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही P2 लिख लिया, 4 1 3 है तो भैया पहले क्या लिखा 4i प्लस j प्लस का 3k। अब जाहिर सी बात अगर बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बाद वाले पूरी दूरी में से पहले वाली दूरी घटा देंगे, घटाओ P2 में से P1 घटाएंगे, 4i में 2i गया बचा 2i, j में j चला गया कुछ नहीं बचा, k में k चला गया कुछ नहीं बचा, यानी केवल 2i का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, f का मान हमें ये पूरा दे रखा है, जब f दे रखा है तो हमें क्या निकालना है w। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। चलो लाइट आ गई, ये भी अच्छी बात है। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। बल कितना दे रखा है ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2i है भाई। अब एक तरीका समझो, जब भी कभी डॉट गुणा हो रही होती है, जब भी कभी डॉट गुणा हो रही होती है तो i वाले की गुणा i से करते हैं, j वाले की j से करते हैं, k वाले की k से करते हैं। तो यहां पे सिर्फ i और i चल रहा है, j और k नहीं है। तो जब i और i चल रहा है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहां पे आ गया 6, i की i से डॉट गुणा 1 हो जाएगी, यानी सिर्फ 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। सर जी j वाला कहां गया? अबे जब उधर j है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। k वाला कहां गया? जब उधर k है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। तो डॉट, जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, तब हम लोग सिर्फ i वाले की i से, j वाले की j से, k वाले की k से करते हैं। तो यहां पे j k था नहीं तो सिर्फ i वाले की i से हो गई। 3 दूनी 6 जूल मेरे भाई आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल भी लग गया। अगर इसका यूज पूछ ले तो कैसे लिखोगे? इस थ्योरम का यूज करके फोर्सेस के कारण होने वाले एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कितना एनर्जी में चेंज आ रहा है, एनर्जी में कितनी हानि हो रही है। देखो एनर्जी बढ़ तो नहीं जाएगी भाई, ठीक है। अगर मान लिया हम भागना शुरू करते हैं तो एनर्जी कम ही होगी, कितनी कम होगी उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से।